बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं हैदर फैजान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडीज अकेडमी। मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं हमारी डिस्कशन नेशनल बुक फाउंडेशन क्लास सेकंड ईयर मैथमेटिक्स पर जारी है और अल्हम्दुलिल्लाह हम लास्ट 3 लेक्चर्स में पहली 3 एक्सरसाइजेज यूनिट 1 फंक्शंस एंड ग्राफ्स की कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं। आज का ये हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 1.4 पे होगा और 1.4 एक्सरसाइज बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ्स के ऊपर मुश्तमिल है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं और देन फिर हम देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हमारे पास रेशियोज हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन कॉस टेन, इसी तरह सीकेंड कोसेकेंड एंड कॉट, इनके ग्राफ्स या इनका बिहेवियर कैसा है, इनकी डोमेन और रेंज क्या होती है, और देन फिर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 के ऊपर जाएंगे। चलें स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। जी स्टूडेंट्स, डेफिनेशन है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या हैं? जी स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारे पास क्या हैं? सच फंक्शन विच बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ऐसे फंक्शंस जिनमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज हुआ हो उनको हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कहते हैं। ऐसे फंक्शंस की जो डोमेन होती है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास एंगल होते हैं, ठीक है, और वो रेडियन में भी हो सकते हैं, डिग्री में भी हो सकते हैं, और जो रेंज है हमारे पास वो रियल नंबर्स या नंबर्स की फॉर्म पे होती है, ठीक है। तो अगर हम बात करें इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ्स की, तो एक हमारे पास कैटेगरी है सॉलिड ग्राफ। स्टूडेंट, सॉलिड ग्राफ हमारे पास ऐसे ग्राफ्स होते हैं जो एग्जैक्ट या एग्जैक्ट वैल्यूज के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, और जिनका ग्राफ हम एक सॉलिड लाइन की मदद से बनाते हैं। सॉलिड ग्राफ की डेफिनेशन हम यूं लिख सकते हैं, दीज आर दी एक्चुअल वैल्यूज ग्राफ। ये एक्चुअल वैल्यूज के ग्राफ्स होते हैं स्टूडेंट, यानी इनकी डोमेन और रेंज शामिल होती हैं ग्राफ के अंदर, ठीक है। और अब हमारे पास है शेडेड ग्राफ या डॉटेड ग्राफ। डॉटेड ग्राफ बेसिकली हम क्यों यूज करते हैं? बेसिकली डॉटेड लाइन या डॉटेड ग्राफ हम किसी भी फंक्शन में सर्टेन डोमेन के ऊपर आने वाली इन्फिनिट रेंज को प्लॉट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यानी हमारा फंक्शन जो है वो किस डोमेन की किसी वैल्यू के ऊपर अगर अनडिफाइन हो जाता है, लाइक टेन ऑफ 90 इज इन्फिनिटी, तो फिर हम क्या करते हैं, हम 90 डिग्री के ऊपर एक डॉटेड लाइन मार्क करते हैं जो कि ये बताती है कि यहाँ पर आपका फंक्शन ब्रेक हो गया, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू अब एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो ये हमारे पास दो कैटेगरीज हैं स्टूडेंट। आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं और आपको इन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स का, बातों का पता होना चाहिए। मैं स्टार्ट दिन से आपको ये कहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्विंग आपका प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए मार्केट में बुक्स अवेलेबल हैं, आप वहां से भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं ये सीखना आपके लिए इंतहाई जरूरी है, ताकि कभी कोई आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ भी जाए तो आप खुद से उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के काबिल हो। अब हम चलते हैं अपनी पहली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन एक्स रे ग्राफ की तरफ। जी स्टूडेंट्स, हमारी पहली रेशियो है साइन एक्स। साइन एक्स बेसिकली होती क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की रेशियो से बनने वाला जो फंक्शन है दैट इज द साइन एक्स, ठीक है। तो अगर हम इसके पीरियड की बात करें स्टूडेंट्स, तो पीरियड ऑफ साइन एक्स का फॉर्मूला मैंने अपनी एक्सरसाइज 9.1 के अंदर बहुत डिटेल में डिस्कस किया है फर्स्ट ईयर की। अगर आपको यहाँ पे आइकन शो भी हो रहा होगा उस पर क्लिक कर लें या फिर आप सर्च कर लें 9.1 एक्सरसाइज नेशनल बुक फाउंडेशन फर्स्ट ईयर मैथ, तो वहां पे आपको एक्सरसाइज मिलेगी जिसमें फंक्शंस को ही डिस्कस किया गया और उनके ग्राफ्स को डिस्कस किया गया, तो वहां से लाजमी आपने ये चीज देखनी है। तो पीरियड की अगर हम इसकी बात करें तो पीरियड का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स हमारे पास साइन फंक्शन के लिए 2 पाई डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अब यहाँ पे ए क्या है? ए जो है स्टूडेंट्स हमारे पास एंगल का कोफिशिएंट है, ठीक है। एंगल क्या है? यहाँ पे हमारे पास एक्स है, एक्स के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ, एक्स के साथ 1 है, दैट्स वाई यहाँ पर हमारे पास जो साइन एक्स का पीरियड होगा वो 1 का मैग्नीट्यूड होगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 पाई। सो 2 पाई इज द पीरियड ऑफ साइन एक्स। अब मैंने फर्स्ट ईयर की एक्सरसाइज में ये बात डिटेल में बताई थी कि 2 पाई इज इक्वल टू 360। अब 360 की ब्रेकिंग हम डिफरेंट तरह से कर सकते हैं बच्चों। कोई स्टूडेंट 360 को ब्रेक कर सकता है 0 से 360 के पेयर्स में, और कोई स्टूडेंट अगर चाहे कि उसने 360 की ब्रेकिंग करनी है -180 से +180, तब भी ठीक है। अब वो यहाँ पर अपनी मर्जी के गैप्स या इंटरवल्स लेकर डोमेन की वैल्यूज लेगा और रेंज कैलकुलेटर से निकालेगा और ग्राफ की मदद से प्लॉट कर लेगा। सो हियर इज द पीरियड ऑफ द साइन एक्स। अगर हम इसकी डोमेन की बात करें तो डोमेन ऑफ साइन एक्स इज कंप्लीट सेट ऑफ रियल नंबर और -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। आप कोई भी नंबर इस फंक्शन में पुट करवा सकते हैं, ये कभी अनडिफाइंड नहीं होगा। लेकिन जहां तक इसकी रेंज की बात है, इसकी रेंज रिस्ट्रिक्ट होती है स्टूडेंट, बाउंड होती है। रेंज ऑफ साइन एक्स इज ऑलवेज -1 to 1 और
-1 लेस और इक्वल टू साइन एक्स लेस और इक्वल टू 1। एक्सरसाइज पर जाने से पहले हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के ग्राफ, उसकी डोमेन, उसकी रेंज और उसके पीरियड का आपको पता होना जरूरी है। अब स्टूडेंट्स जहां तक इसके ग्राफ की बात है, तो आप देखें इसका ग्राफ कुछ हमारे पास यूं होगा, ठीक है, कि साइन हमेशा जीरो पे क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। तो यहां से ग्राफ शुरू होते हैं और चलते चलते साइनोसाइडल वेव से यहाँ पे ये एंड होते हैं। तो अब स्टूडेंट्स देख लें आप कि यहाँ पर उन्होंने किस तरह से बनाया हुआ है। ये ग्राफ बेसिकली -2 पाई से लेकर +2 पाई तक है। तो 2 पाई इज द पीरियड ऑफ साइन एक्स। 2 पाई पे और -2 पाई पे ये ग्राफ अपनी इनिशियल स्टेट में होगा, यानी कि एक पीरियड का पूरा हो रहा है। यहां से स्टार्ट हुआ ग्राफ, चलते चलते दोबारा इसी वैल्यू पे एंड हुआ। तो 0 to यहां से 0 और यहां से -2 पाई इज अ पीरियड एंड 0 to 2 पाई इज अनदर पीरियड। तो ये दो पीरियड्स के लिए ग्राफ को बनाया गया है, ठीक है स्टूडेंट्स। और यहाँ पर एम्पलीट्यूड इसका कितना है, देखें ये 1 है। तो ग्राफ जो है वो आपका किन दो वैल्यूज के दरमियान ऑसिलेट कर रहा है, 1 के और -1 के। तो ये जो 1 है और ये जो -1 है, ये वाले जो पॉइंट्स हैं, ये हमने 9.1 में डिस्कस किए हुए हैं। इन पॉइंट्स को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, ठीक है, पीक पॉइंट्स होते हैं। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन एक्स। अब हम चलते हैं कॉज एक्स। जी स्टूडेंट्स, कॉज एक्स या कोसाइन एक्स, पूरा नाम इसका कोसाइन एक्स है, शॉर्ट वर्डिंग में हम इसे कॉज एक्स पढ़ते हैं। कॉज एक्स ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर बेस और हाइपोटेन्यूज की रेशियो को कहा जाता है, ठीक है। अगर हम इसकी डोमेन की बात करें तो इसकी भी डोमेन कॉस की तरह सेट ऑफ रियल नंबर्स है, सॉरी साइन की तरह सेट ऑफ रियल नंबर्स है। डोमेन ऑफ cos x इज कंप्लीट सेट ऑफ रियल नंबर्स। और रियल नंबर्स को आप कैसे लिख सकते हैं, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। जहां तक इसकी रेंज की बात है, इसकी रेंज भी रिस्ट्रिक्ट है साइन एक्स की तरह ही, -1 और 1 के दरमियान, -1 और 1। और cos x को आप -1 और 1 के दरमियान यूं भी लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। अगर इसके पीरियड की बात करें, स्पेसिफिक इस पीरियड की, तो यहाँ पर पीरियड का फॉर्मूला अगेन क्या होगा, 2 पाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एंगल, एंगल के साथ 1 है, तो दैट्स बाय 2 पाई ओवर 1। मैग्नीट्यूड इसलिए दिया गया अगर नेगेटिव होना तब भी वो पॉजिटिव ही रहे। तो 2 पाई इज द पीरियड ऑफ दिस। अब 2 पाई की ब्रेकिंग कोई स्टूडेंट 0 से 360 कर सकता है, कोई -180 से +180 कर सकता है फॉर 1 पीरियड। अगर 2 पीरियड्स आप चाहते हैं तो फिर आप इसको बढ़ा लें, 0 से 2 पाई, 2 पाई से 4 पाई, 4 पाई से 6 पाई। सो दीज आर दी मल्टीपल पीरियड्स। अगर इसकी ग्राफ की बात करें तो इसका ग्राफ स्टूडेंट्स हमेशा 0 के ऊपर पीक वैल्यू पे होगा, ठीक है। जैसे साइन का ग्राफ जो था वो 0 पे 0 था, इसलिए वो यहां से स्टार्ट होता है, तो ये टॉप टू बॉटम स्टार्ट होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स cos ऑफ 0 1 और चलते चलते दोबारा ये यहाँ पे, ये देखें 0 से -2 पाई के दरमियान ये अपना एक पीरियड पूरा कर रहा है, ठीक है। इस तरह 0 से पाई के दरमियान ये अपना एक पीरियड पूरा कर रहा है। These are the oscillation waves. So ये है स्टूडेंट्स आपके पास cos x का ग्राफ। अब हम चलते हैं tan x के ग्राफ की तरफ। जी स्टूडेंट्स, ग्राफ ऑफ tan x और टेंजेंट x, इसको टेंजेंट भी पढ़ते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में tan भी प्रोनाउंस करते हैं। आपको ग्राफ से समझाने का मेन मकसद सिर्फ tan, कोसिकेंट और सीकेंट के ग्राफ्स को समझाना है, ठीक है, ताकि पता लगे आपको कि ग्राफ्स कहाँ पे इनफिनिट होते हैं, कहाँ पे अनडिफाइन होते हैं। तो अगर tan फंक्शन की बात करें तो tan जो है स्टूडेंट्स वो रेशियो होती है परपेंडिकुलर और बेस की। अगर दूसरे लफ्जों में बात की जाए तो sin x बाय cos x की जो डिवीजन है दैट इज tan x, ठीक है। तो डोमेन इसकी क्या होगी, डोमेन याद रखिएगा स्टूडेंट्स, डोमेन ऑफ tan x इज कंप्लीट सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। सारे के सारे रियल नंबर होते हैं, लेकिन क्योंकि अभी हमने बात की थी कि tan x क्या है, tan x है sin x बाय cos x। और आपको ये पता है स्टूडेंट्स कि अगर डिनोमिनेटर में किसी चीज के 0 आ जाए, ठीक है, तो वो चीज अनडिफाइन हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि tan x अगर क्योंकि sin x बाय cos x के इक्वल है, तो वो सारे एंगल्स जहां पर cos 0 होगा वो इसकी डोमेन में आप पुट नहीं कर सकते। रीजन ये है कि वो तमाम एंगल्स जहां पे cos 0 होगा, अगर वो यहां पुट होंगे तो यहाँ डिनोमिनेटर में 0 बन जाएगा और समथिंग डिवाइडेड बाय 0 विल लीड्स टू इन्फिनिटी। तो अगर हम बात करें कि cos कहां कहां 0 है, तो cos स्टूडेंट्स 90 के ऊपर 0 है। अच्छा, इसके अलावा cos 270 के ऊपर 0 है, ठीक है, यानी कि 90 और 90 के मल्टीपल्स के ऊपर cos जो है वो 0 होता है। तो अब अगर हम 90 के मल्टीपल्स की बात करें, अगर मैं आपको यहाँ रफ पेज पे यूं समझाऊं कि cos कहां कहां 0 है, cos पाई बाय 2 पे 0 है, या चलें एंगल्स में रखते हैं, 90 पे 0 है, 270 पे 0 है, फिर 180 के गैप के बाद ये 450 पे 0 होगा,
ठीक है बच्चों, इसी तरह चल बात फिर इसमें अगर हम 180 ऐड कर दें तो ये 630 पे 0 होगा और ये बात यूं चलती चली जाएगी। ठीक है, अब स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें तो इन सारे नंबर्स के सीक्वेंस में से 90 कॉमन आ रहा है। अगर मैं 90 को कॉमन ले लूं तो यहाँ 1 रह जाएगा, यहाँ 3 रह जाएगा, यहाँ 5 रह जाएगा, यहाँ 7 रह जाएगा एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, तो बच्चों ये वो सारे एंगल हैं जहां पे कॉस 0 बन रहा है। ठीक है, तो ये tan की डोमेन में नहीं आ सकते क्योंकि ये डिनोमिनेटर को 0 बना रहे हैं। अच्छा, 90 तो अपनी जगह π/2 रहेगा क्योंकि 90 को हम π/2 लिख सकते हैं। दीज आर दी ऑड नंबर्स। सीक्वेंट एंड सीरीज फर्स्ट ईयर के अंदर मैंने ऑड इवन की रिप्रेजेंटेशन आपको सिखाई हुई है। अगर आपको नहीं पता तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 1, 3 और 5, 7 ये आपके पास ये होती है। ऑड नंबर्स को आप यूं लिख सकते हैं वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। अब बच्चों अगर आप यहाँ पर 0 रखें, फॉर एग्जांपल n की जगह 0 रखें, इंटीजर्स में तो 0, 1, 2, 3 आता है ना, -1, -2, -3। अगर आप 0 रखते हैं तो ये चीज क्या बन जाएगी, 1 इंटू π/2 आपको पहला एंगल मिलेगा। इसी तरह n को अगर आप 1 रखते हैं, 2 1 2 प्लस 1 3, 3 π/2 270 ये मिलेगा। मींस के दीज आर द रिप्रेजेंटेशंस ऑफ ऑल दोज एंगल्स जहां पर आपके पास कॉज ऑफ क्या होता है, एंगल 0। यहाँ पे कॉज ऑफ क्या होता है, कॉज ऑफ दीज एंगल्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये सारे एंगल्स tan की डोमेन में नहीं है। तो फिर हम इसकी डोमेन कैसे लिखेंगे, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट वो सारे नंबर्स जो के ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 डिग्री होंगे। सो दिस इज द डोमेन ऑफ tan। तो बच्चों ये आपके पास डोमेन है, ये डोमेन आपने याद रखनी है। अब आप 90 और 90 के मल्टीपल के अलावा tan में कुछ भी पुट करवा सकते हैं, वो अनडिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, अब इसकी जो रेंज है ना वो है सेट ऑफ रियल नंबर और -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, क्योंकि डोमेन में से हमने वो तमाम एलिमेंट्स निकाल दिए जो इसको इन्फिनिट बना रहे थे। अब अगर इसकी पीरियड की बात करें तो बच्चों इसका पीरियड होता है पाई डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। साइन और कॉस के लिए 2 पाई, tan के लिए सिर्फ पाई। अगर इस फंक्शन की बात करें तो एंगल के साथ 1 है, सो हियर पीरियड इज पाई ओनली। अब अगर इसके मैं ग्राफ की बात करूं, ये देखिए ये इसका ग्राफ है, ये ग्राफ एक ही पीरियड के दरमियान बनाया गया। ठीक है, -π/2 से 0, 0 से π/2। अब अगर आप गौर करें π/2 इज 90 डिग्री। हर फंक्शन की हर वैल्यू के ऊपर जो -π/2 से बड़ी है या π/2 से छोटी है, ठीक है, फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस है, अपना ग्राफ बिहेवियर शो कर रहा है। लेकिन जैसे ही बात -90 पे पहुंचती है या +90 पे पहुंचती है, लाइक देखें tan ऑफ -90 करता हूं तब भी अनडिफाइंड, tan ऑफ 90 करता हूं तब भी अनडिफाइंड। सो अनडिफाइंड ग्राफ को हमने अभी स्टार्ट में पढ़ा था कि हम किससे शो करते हैं, डॉटेड ग्राफ से या डॉटेड लाइन से। तो ये जो डॉटेड लाइंस आपको लगी हुई 2 बॉर्डर्स पे नजर आ रही हैं, ये इंडिकेशन है इस बात की कि ये जो है यहाँ पे आपका ग्राफ इन्फिनिट हो जाता है और बाकी डोमेन के अंदर जो है वो बात जारी रहती है। सो दिस इज दी ग्राफ, इसको हम पीस वाइज ग्राफ भी कहते हैं क्योंकि ये 90 और उसके मल्टीपल्स के ऊपर अनडिफाइंड होगा। अब अगर आप डोमेन यहाँ से बढ़ा दें, π/2 से आगे ले जाएं पाई पे और पाई से आगे ले जाएं 3π/2 पे, तो फिर 3π/2 270 है, वहां पे भी एक डॉटेड लाइन लग जाएगी। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट्स आपके पास tan का ग्राफ, उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट ग्राफ पे। जी स्टूडेंट्स, हमारा अगला ग्राफ है cot x का ग्राफ। cot x कोटेंजेंट, दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan x। tan x के रेसिप्रोकल को हम cot x कहते हैं, जैसा कि cos x sin x by cos x is tan। अगर मैं यहाँ रफली बात करूं कि अगर tan x हमारे पास इक्वल होगा sin बाय cos के, तो cot x बराबर होगा cos x बाय sin x के। अच्छा, अब डेटा डोमेन निकालते वक्त हमने एक बात देखी थी कि यहां हमने वो एंगल नहीं पुट किए थे जहां यहाँ पे cos x जो है वो क्या था, 0 था, एक्सक्लूड हो गए थे। यहां पर हम कौन से एंगल नहीं पुट कर सकते, यहां हम वो वैल्यूज नहीं पुट कर सकते जिन जिन पे साइन 0 है। अब आप मुझे बताएं कि साइन कहाँ कहाँ 0 होता है। अगर हम बात करना शुरू करें तो साइन हमारे पास, अगर ये हमारे पास एक क्वाड्रेंट है तो ये 0 और ये 180, इन 2 वैल्यूज पे और इनके मल्टीपल्स के ऊपर, ठीक है, साइन जो है वो 0 है। अगर हम कॉस की बात करें तो 90 और यहाँ पर, यानी कि इन 2 पॉइंट्स और इन 2 पॉइंट्स पे अगर हम मल्टीपल टाइम्स घूमे तो यहाँ पे कॉस हमें 0 मिलता है। तो 0 पे 0 है साइन, साइन कहाँ 0 है, साइन ऑफ x इज इक्वल टू 0 इफ x इज इक्वल टू 0। अच्छा, 180, फिर दोबारा से 180 में फिर 180 ऐड करें, 360 की पोजीशन पे भी 0, फिर दोबारा से यहाँ पे आ जाएं 360 में 180 ऐड कर दें,
तो ये बन जाएगा 540, इस पे 0, फिर 720 पे 0। मीन्स के बच्चों ये वो सारे एंगल्स हैं जिन जिन पे आपको साइन 0 मिलेगा और ये कॉट की डोमेन में पुट नहीं होंगे। अच्छा, इस सीक्वेंस को देखते हैं कि इसमें से कॉमन क्या आ रहा है। ठीक है, तो उस बच्चों 0 को छोड़ दें या 0 समेत ही अगर हम बात कर लें तो 180 इसमें से कॉमन आ रहा है। 180 यहाँ से कॉमन नहीं आता तो 0 से डिवाइड होगा, फिर भी 0 रहेगा। 180 की जगह 1 आ जाएगा, इसकी जगह 2, इसकी जगह 3, इसकी जगह 4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये क्या है, ये आपके पास वो सारे एंगल्स हैं जिसके ऊपर साइन जो है वो 0 है। अब इन नंबर्स की प्रेजेंटेशन क्या है, ये तो n है, ये तो सिर्फ और सिर्फ नंबर्स चल रहे हैं। ठीक है, अगर इनकी बात करें तो ये इंटीजर्स हैं, ये -1 भी हो सकते हैं, -2 भी, -3 भी। तो 180 को तो हम पाई लिखते हैं, लेकिन ये तो हमारे पास n है और n बिलोंग करता है हमारा z से, नेगेटिव पॉजिटिव 0 दोनों के लिए। सो इसका मतलब n पाए वाले जितने भी एंगल्स हैं वो साइन के अंदर पुट नहीं हो सकते। तो अब जब आप कॉट की डोमेन लिखेंगे तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आप वो सारे एंगल नहीं पुट कर सकते। हम लिखते हैं एज cot x is equals to cos x by sin x। ठीक है, this implies domain of cot x is equals to set of all real numbers but all those angles which are the multiples of pi are excluded from the domain। ठीक है बच्चों, तो ये है आपके पास कॉट की डोमेन के सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0। अगर आप z में पहला नंबर 0 है, अगर 0 रखें तो x 0, आप 0 भी नहीं पुट कर सकते। अच्छा, 1 रखें तो पाई मिलेगा, आप पाई भी पुट नहीं कर सकते। 2 रखें तो 2 पाई मिलेगा, वो भी नहीं पुट कर सकते। इस तरह नेगेटिव में भी नहीं पुट कर सकते। तो ये है इसकी कॉट की डोमेन। अगर हम इसकी रेंज की बात करें तो इसकी रेंज जो है बच्चों वो सेट ऑफ रियल नंबर, रेंज इज कंप्लीट सेट ऑफ रियल नंबर और -इंफिनिटी टू इंफिनिटी। पीरियड की बात करें तो कॉट जो है वो 10 के साथ रिलेट करता है, दैट्स वाई इसका भी पीरियड पाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए होगा, यानी पाई ओवर 1 इज इक्वल टू पाई फॉर दिस फंक्शन। और इसके ग्राफ की अगर हम बात करें तो ये कहाँ कहाँ अनडिफाइन होता है। हमें पता है कि ये 0 पे, 180 पे और उसके मल्टीपल्स पे अनडिफाइन है। तो अगर आप इसके ग्राफ को देखें तो ये है स्टूडेंट्स, ये आपको नजर आ रहा होगा कि ये है आपके पास -पाई, ये है 0, ये है पाई, ये है 2 पाई, ये है -2 पाई। तो देखें जो जो सर्कल मैंने किए हैं उन सब के ऊपर इसकी जो लाइंस हैं वो डॉटेड है। ठीक है, यानी कि ये बता रहा है कि जैसे ही ग्राफ इसके दरमियान रहेगा बात चलेगी, लेकिन जो ही पाए या उसका मल्टीपल आएगा वहां पे स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। ठीक है, सो दिस इज द ग्राफ ऑफ कॉट एक्स। चलते हैं नेक्स्ट पे। जी स्टूडेंट्स, ग्राफ ऑफ कोसिकेंट एक्स। कोसिकेंट एक्स इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन एक्स। अगर आप कोसिकेंट एक्स को लिखना चाहें तो आप 1/sin लिख सकते हैं। तो यहां पर भी एज कोसिकेंट एक्स इज इक्वल टू 1/sin x। तो अब बच्चों यहाँ पर भी वही हिसाब है जो अभी आप ऊपर पढ़ के आए। ठीक है, वहां पे भी डिनोमिनेटर में साइन था तो वो एंगल नहीं पुट हुए जहां पे साइन 0 था, यानी ये n पाई वाला है। इसी तरह यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में क्या बन रहा है, 0 sin x, तो दैट्स वाई यहाँ पे भी वही एंगल पुट नहीं होंगे जहां पे साइन 0 है। दैट्स वाई इसकी डोमेन क्या होगी, डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट ऑल दोज नंबर्स विच आर द मल्टीपल्स ऑफ पाई, जो कि क्या है, पाई या पाई के मल्टीपल्स हैं। यानी कि कॉट की और कोसिकेंट की डोमेन सेम है। ठीक है, अब अगर इसकी रेंज की बात करें तो साइन का ये रेसिप्रोकल है। जो साइन की रेंज होगी वहां यहाँ पे कोसिकेंट की वो रेंज नहीं होगी। ठीक है, अगर मैं रफली आपको थोड़ा सा बताऊं तो हमें ये पता है कि साइन की रेंज क्या होती है, -1 लेस और इक्वल टू y लेस और इक्वल टू 1। तो कोसिकेंट की जो रेंज होगी वो इसका रेसिप्रोकल होगी, यानी कि ये उसकी रेंज में से माइनस हो जाएगा। यानी कि फिर इसकी जो रेंज होगी वो -1 और 1 को छोड़कर ये वाले सारे नंबर होंगे। ठीक है, जैसे साइन की रेंज ये थी, कोसिकेंट की ये रेंज नहीं होगी। तो इसको हम लिखेंगे, या आपने याद रखना है, रेंज ऑफ कोसिकेंट इज -इंफिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी। बीच वाले नंबर नहीं आएंगे, मीन 0.99 ये चीजें नहीं आ सकती। ठीक है, 1 आ सकता है, -1 भी आ सकता है, लेकिन उनके दरमियान का आंसर नहीं आएगा। और आप इसको यूं भी लिख सकते हैं कि कोसिकेंट एक्स
इज ग्रेटर और इक्वल्स टू 1 और कोसिकेंट एक्स इज लेस और इक्वल्स टू -1, यानी -1 से छोटे, -1, -2, -3 या 1 से बड़े। तो ये सारे आपके पास इसकी रेंज हो सकते हैं। 1 और -1 के दरमियान वाले नंबर इसी रेंज में नहीं आएंगे। अगर हम इसकी ग्राफ की बात करें तो ये इसका ग्राफ है। इसका ग्राफ भी आप देख रहे हैं कि -पाई पे, 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, -2 पाई पे, यानी मल्टीपल्स ऑफ पाई के ऊपर अनडिफाइन है, यानी डॉटेड लाइन है। और बाकी जो ग्राफ है वो या तो -1 से छोटा है या फिर 1 से बड़ा है। ठीक है, ये देखने, ये आपके पास 1 है और ये आपके पास -1 है। आपका ये वाला रीजन सारा खाली है। अगर ग्राफ -1 से छोटा है तो यूं बन रहा है, और अगर -1 से बड़ा है तो +1 से बड़ा है तो यूं बन रहा है। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ कोसिकेंट एक्स। लास्ट रह गया है सीकेंट एक्स की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट, सीकेंट एक्स और सीक एक्स, पूरा लफ्ज सीकेंट एक्स है, वैसे शॉर्ट में हम इसको सीकेंट एक्स, सीक एक्स पढ़ते हैं। इसकी डोमेन की जहां तक बात है कि हमें पता है कि cos x 1 by cos x इज इक्वल टू सीकेंट एक्स। सीकेंट एक्स दरअसल रेसिप्रोकल है किसका? cos x का, उसी तरह से जैसे tan होता है sin x by cos x। तो जो डोमेन हमने tan में पढ़ी थी, ये देखें स्टूडेंट्स, ये tan है, tan की डोमेन में भी नीचे cos x था, तो हमने वो सारे एंगल एक्सक्लूड कर दिए थे जिन जिन पे cos 0 होता है। तो cos कहाँ कहाँ 0 होता है, समझा चुका हूँ कि cos 0 होता है 2n+1 पाई बाई 2, यानी पाई 90 और उसके मल्टीपल्स के ऊपर cos 0 होता है। तो यहाँ पर भी डोमेन वही tan वाली होगी, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट ऑल दोज एंगल्स विच आर द मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2। ठीक है, when belongs to z। आपकी बुक में सिर्फ ये किया गया कि पाई बाई 2 को दोनों से मल्टीप्लाई करवा दिया अंदर इन ब्रैकेट से, तो ये बन जाएगा n पाई प्लस पाई बाई 2। ठीक है, तो इसमें कोई मसला नहीं है, आप ये भी लिख सकते हैं दीज आर दी बेसिकली ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 या 90 डिग्री। रेंज की जहां तक बात है तो जैसे साइन की रेंज और कॉस की रेंज सेम थी, तो यहाँ पर भी रेंज इसकी कोसिकेंट वाली ही रेंज होगी। ठीक है, यानी कि इसकी रेंज भी y जो है वो -1 से या तो छोटा हो सकता है या 1 से बड़ा हो सकता है। और आप यूं लिख सकते हैं -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, 1 और -1 के दरमियान वाला इलाका नहीं आएगा। अगर हम इसके पीरियड की बात करें तो इसका पीरियड हमारे पास क्या होगा, 2 पाई ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ए इज द मल्टीपल ऑफ एंगल कोफिशिएंट, सॉरी एंगल का कोफिशिएंट, तो यहाँ पर 2 पाई ओवर 1, तो एंगल पीरियड इज 2 पाई। क्योंकि सीकेंड कॉस के साथ रिलेट करता है, कॉस का एंगल सॉरी पीरियड 2 पाई होता है, दैट्स व्हाई सीकेंड का भी। तो ये है स्टूडेंट्स इसका ग्राफ। आप देख रहे होंगे कि 90 और 90 के मल्टीपल्स पे यहाँ पर क्या आ रहा है, डॉटेड लाइन आ रही है। ठीक है, तो ये है स्टूडेंट्स हमारे पास -पाई/2, ये है +पाई/2। ठीक है, और ये है हमारे पास 270, ये है -270। तो ये वो सारे मल्टीपल्स, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई/2 या 90 के मल्टीपल्स हैं, दैट्स वाई यहाँ पे ग्राफ जो है वो स्ट्रेट हो गया। बाकी सारा ग्राफ जो है वो इन बिटवीन कॉन्टिन्यूस है, और -1 से या तो छोटा होगा या 1 से बड़ा होगा, दैट्स वाई -1 और 1 के दरमियान का रीजन आपके पास खाली रहेगा। ये था आपके पास सीकेंट एक्स का ग्राफ। यहाँ पे मैं कोसिकेंट एक्स के ग्राफ की जो रेंज है, सॉरी पीरियड है, वो निकालना छोड़ गया हूँ। तो यहाँ पर भी सीकेंट, क्योंकि कोसिकेंट साइन के साथ रिलेट करता है, दैट्स वाई इसका भी पीरियड जो है वो साइन वाला ही होगा, दैट्स वाई 2 पाई। तो चलते हैं स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ग्राफिकली। ग्राफिकली हमने डोमेन और रेंज फाइंड करनी है, लेकिन वैसे ही फंक्शन आपके सामने हो तो आप उसकी डोमेन फाइंड कर सकते हैं। अभी हमने डोमेन देखी है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन कैसे निकाली जाती है। हमें पता है कि साइन एक्स की डोमेन क्या होती है। यहाँ रफली मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। फंक्शन है हमारे पास साइन एक्स बाई 2। ठीक है, हमें ये पता है कि साइन एक्स की डोमेन क्या होती है, सेट ऑफ रियल नंबर्स होती है। तो रियल नंबर्स को अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तब भी वो कोई रियल नंबर ही रहेगा, दैट्स वाई यहाँ पर भी इसकी डोमेन जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर रहेगी। ठीक है, तो रेंज क्या होगी इसकी, हमें पता है कि साइन एक्स जो है वो बिलोंग करता है -1 से 1 के दरमियान। तो हमने ये स्टार्ट में पढ़ा हुआ है कि रेंज इफेक्ट होती है अगर इस पूरे फंक्शन के साथ कोई चीज मल्टीप्लाई हो, ऐड हो, सब्ट्रैक्ट हो तब। ठीक है,
अगर एंगल के साथ कुछ ना कुछ एड सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो उससे रेंज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर साइन एक्स की तो रेंज -1 से 1 है, तो साइन x/2 की भी रेंज क्या होगी, -1 से 1 होगी। ठीक है, तो रेंज इज इफेक्टेड बाय व्हेन एनी नंबर इज मल्टीप्लाइड और ऐड और सब्ट्रैक्ट बाय द एंटायर फंक्शन। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम इसकी डोमेन लिख लें, तो डोमेन है सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, रेंज अभी हमने पढ़ी है इसकी भी, -1 से 1 होगी। पीरियड इसका निकालते हैं कि ये फंक्शन कहाँ पे आके स्टॉप और करेगा, स्टार्ट से स्टॉप कहाँ पे होगा, ऑसिलेशन कहाँ पूरी करेगा। पीरियड इसका अगर हम देखें तो फॉर्मूला होता है 2 पाई ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या है यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ एंगल। अगर एक्स को हटाते हैं तो 1/2 है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई/1/2। तो ये 2 तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर वाले 2 से, दिस विल बिकम 4 पाई। यानी कि ये जो ग्राफ है ये अपनी ऑसिलेशन पूरी करेगा 0 से लेकर 4 पाई के दरमियान। ठीक है, तो अब 4 पाई की जो आपके पास ब्रेकिंग है वो कैसे हो सकती है, -2 पाई से +2 पाई भी हो सकती है, या 0 से 4 पाई भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ मैंने जो ग्राफ आपके लिए लिया है वो 0 से 4 पाई तक लिया है, और वैल्यूज मैंने यहाँ पर रेडियन में लिखी है, लेकिन मैंने उसको नीचे डिग्री में चेंज कर दी है। ठीक है, अब देखिए कैसे ग्राफ बना है, 0, 90, 180, इसी तरह चलते चलते मैंने यहाँ पर 90 का गैप लिया है। बेसिकली जो 4 पाई है ना, 4 मल्टीप्लाई बाय 180, दिस इज 720। तो 720 तक मैंने 90 का गैप लेकर बनाया है। तो हमारे पास कितने कॉलम्स बने हैं, 8 कॉलम्स बने हैं। ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स हमें तो वैल्यूज चाहिए थी x/2 के लिए। x हमने रखा है 0, 90, 180 से लेकर 720 तक, x/2 निकाल लिया। 0/2 0, 90/2 45, 180/2 90। ठीक है, इसी तरह 270/2 135, चलते चलते दिस इज 720/2 360। अब आपकी चॉइस है कि आप ये मिड वाला कॉलम बनाएं या ना बनाएं। ठीक है, अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। लेट्स से साइन है, यहाँ पे फ्रैक्शन लगाएं, फ्रैक्शन को क्लोज कर दें। पहला एंगल आपके, ये तो शिफ्ट 2 ही रहेगा, पहला एंगल क्या है, 0 है, या पहला आंसर। ठीक है, तो या तो फ्रैक्शन लगा के सॉल्व करते जाएं। मैंने x/2 की यानी कि इस ब्रैकेट की वैल्यू पहले ही निकाल ली है, तो मैं अब डायरेक्ट क्या करूंगा, इसके ऊपर वैल्यू निकालूंगा। अगर आप चाहें तो 90 लिखें बाय 2 तब कर लें, या फिर 90/2 को पहले सॉल्व करके 45 बना लें और तब वैल्यूज पुट। तो मैंने इसको जो भी एंगल रिक्वायर्ड था, ऑफिशियल वे यही है कि आप पहले जो एंगल इन्वॉल्व है उसकी वैल्यूज बना लें और फिर फंक्शन की वैल्यू निकालते चले जाएं। ठीक है, तो अगर मैं अब साइन 45 निकालूंगा तो एक्चुअली मैं साइन x/2 की वैल्यू निकाल रहा हूँ। तो ये स्टूडेंट्स हमने वैल्यूज निकाल ली। अब हर वैल्यू के ऊपर हमने फंक्शन की वैल्यू भी निकाल ली है। कैसे, इस तरह से साइन 45 ये मिलेगा आपको 0.7, ये 0.7 आ गया। इसी तरह साइन 90 करें तो 1 आ गया। ये सारी वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर। अब इसको ग्राफ पे कैसे प्लॉट करना है ये देख। 0 के ऊपर क्या वैल्यू थी, 0, यहाँ डॉट लगेगा। इसी तरह 45 पे कितनी है, 45 से मुराद यहाँ पे हमने डोमेन लिखनी है। डोमेन हमने x की वैल्यूज लिखी है। ठीक है, पाई/2 से 45 बना, 45 से आंसर क्या मिला, 0.7। तो ये 0.5 है। यहां से आप 3 डॉट्स नीचे लगा लें, ये आ गया। इसी तरह पाई से बना 90, क्योंकि डिवाइड हो गया था। 90 से बना 1, यहां लगेगा डॉट। इसी तरह 135 या नेक्स्ट वैल्यू पे 0.7 यहाँ पे। उसके बाद 2 पाई पे फिर 0 हो गया, फिर -0.7 है नेक्स्ट वैल्यू पे, तो यहाँ पे लग जाएगा डॉट। ठीक है, उसके बाद 3 पाई पे, 3 पाई से 270, 270 से -1, यहाँ पे लग गया डॉट। इसी तरह यहाँ पे दोबारा इस जगह लग जाएगा, और 4 पाई पे क्लोज। तो अब स्टूडेंट्स ये जो डॉट्स हैं इनको अगर आप मिलाएं तो कैसे बनाएंगे, ये देखिए। ये देखें स्टूडेंट्स, ये आपके पास साइन x/2 का ग्राफ है, जिसने अपनी एक ऑसिलेशन या एक पीरियड या एक चक्कर जो है वो इनिशियल टू टर्मिनल पोजीशन पे 0 से 4 पाई के दरमियान कंप्लीट किया।
ठीक है, तो इस तरह से आपने इसका ग्राफ ड्रा करना है। तो इन वैल्यूज के बारे में कंफ्यूज ना होइएगा, आप चाहें तो एक्स की वैल्यूज रख के फंक्शन से सॉल्व कर लें, तब भी यही आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एक वैल्यू आपको निकाल के दिखा देता हूँ। साइन, फॉर एग्जाम्पल मैंने निकालना है 2 पाई पे, 2 पाई इज 360, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, फंक्शन तो यही है ना, आंसर क्या आ रहा है 0। तो मैंने 360 को बाई 2 को सॉल्व करके पहले ही 180 बना लिया। अब मैं सिर्फ इस फंक्शन की जगह क्या लिखूंगा, साइन 180, ठीक है, 0। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपका ग्राफ बनेगा। अब अगर आप इसका एक्चुअल ग्राफ देखें तो वो ये है, ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि जब आप खुद ग्राफ बनाएं तो आपको आइडिया हो। तो देख लें स्टूडेंट्स, ये 0 से लेकर 4 पाई तक, मैंने जो ऊपर ग्राफ बनाया है वो 0 से लेकर 4 पाई तक इतना पोर्शन है, ठीक है। तो ये उसने 0 से -4 पाई 2 पीरियड्स के लिए ग्राफ बनाया हुआ है, ठीक है, ये देख, ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स बाई 3। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास कॉस एक्स बाई 3 है, 3 कॉस एक्स बाई 3 ये फंक्शन है, इसकी हमें डोमेन और इसकी हमें रेंज चाहिए, ठीक है। तो अगर हम कॉस एक्स की डोमेन की बात करते हैं, कॉस एक्स की जो डोमेन है वो है सेट ऑफ रियल नंबर। तो अगर कॉस एक्स बाई 3 हो जाए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर रहेगी। और डोमेन कभी भी इफेक्ट नहीं होती अगर उसके साथ कोई चीज मल्टीप्लाई हो रही है। रेंज इफेक्ट होती है कि अगर फंक्शन के साथ कुछ मल्टीप्लाई हो रहा हो, डोमेन इफेक्ट नहीं होती। तो इसका मतलब डोमेन इसकी यहाँ पे सेट ऑफ रियल नंबर। अब रेंज की बात करते हैं, हमें पता है कि रेंज ऑफ कॉस एक्स क्या है, -1 से 1 है। रेंज इफेक्ट नहीं होती अगर एंगल के साथ कुछ डिवाइड हो जाए, ठीक है, ये नहीं। अब रेंज इफेक्ट होती है अगर दोनों तरफ कोई चीज मल्टीप्लाई हो जाए फंक्शन से। तो यहाँ पर जो बनेगी रेंज वो है -3 से लेकर +3 तक। तो इस फंक्शन की डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर है, रेंज जो है वो आपके पास क्या है, -3 से 3 है। पीरियड की जहां तक बात है, 2 पाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ए इज दी कोफिशिएंट ऑफ एंगल, एंगल का कोफिशिएंट क्या है 1/3। तो 2 पाई बाय 1/3 दिस विल बिकम 6 पाई। और 6 पाई को अगर आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करें तो ये बनता है 1080 डिग्री, ठीक है। अब इसके पीसेस आपने करने हैं और ग्राफ बनाना है। तो अब हम इसकी डोमेन लिखते हैं, डोमेन है सेट ऑफ रियल नंबर, रेंज अभी हमने निकाली है -3 से लेकर +3 तक, पीरियड हमने निकाला है 6 पाई और 1080 डिग्री। अब स्टूडेंट्स हमने 180 तक के लिए जो वैल्यूज लिए हैं वो 90 के गैप से लिए हैं, 0, 90, 180, 360 एंड अप टू सो ऑन। लेकिन हमें तो वैल्यू चाहिए फंक्शन की। मैं लेट से फंक्शन लिखता हूँ, फंक्शन है 3 cos x बाई 3, फ्रैक्शन लगाऊंगा। पहली वैल्यू x की क्या है, 0 है, बाई 3 फिक्स है और ब्रैकेट क्लोज। ये आपके पास आ गया 3, यानी 0 के लिए आंसर क्या है, 3 है। अच्छा, आप ही चॉइस है कि आप इस तरह से फंक्शन पुट करें, x की ये वाली वैल्यूज पुट करें तब आंसर निकालें, या पहले इस x बाई 3 को सॉल्व कर लें, इस तरह से वैल्यूज बनाएं और फिर 3 cos ऑफ दीज वैल्यूज निकाल लें, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वैल्यू क्या है, 90 है। यहाँ 0 को रिप्लेस करें 90 से, ये बनेगा आपके पास 2.59। तो मैंने इसको फिक्स करके 2.6 कर लिया। इस तरह से ये सारी वैल्यूज स्टूडेंट्स निकल आए। इनको अपलॉट करते हैं जरा यहाँ पे, ठीक है। तो जरा देखें 0 के लिए क्या वैल्यू है, 0, 90 पे क्या आ रही है 2.6, तो ये 10 है, 2 कहाँ होगा, 1 2 2.6 यहाँ पे कहीं होगा, ठीक है। 180 पे क्या है 1.5, तो ये 1 है, ये 1.5। अच्छा, 360 पे क्या है -1.5, यहाँ पे डॉट लगेगा। इसी तरह 450 पे -2.6, यहाँ पे मिड में डॉट लगेगा। इसी तरह 540 पे -3, सॉरी 0 पे 3 था, ये तो हमने प्लॉट ही नहीं किया, ये है 0 पे 3, ठीक है। अच्छा, 540 पे -3, ये 1 2 और यहाँ पे -3, तो ये डॉट्स आपको नजर आ रहे होंगे कि ये इसमें छुप गए हैं। इसी तरह 630 पे -2.6 यहाँ पे, और 720 पे -1.5 यहाँ पे, और इस पे 810 पे फिर से 0 हो गया, और 900 पे +1.5 यहाँ पे, 990 के ऊपर 2.6 यहाँ पे,
और 1080 पे +3 यहाँ पे। अब अगर इन सारे डॉट्स को मैं मिलाता हूँ तो ये क्या बनेगा देखिएगा। तो स्टूडेंट्स ये देख लें कि ये एक ऑसिलेशन यहाँ पे बन गई क्योंकि हमने ये गैप्स बहुत छोटे लिए हैं। अगर मैं यहाँ पे 3 लेता तो ये यूं करके बनता, ठीक है। अब अगर इसके एग्जैक्ट ग्राफ को आप देखना चाहें तो वो ये है, ये चेक करें 1 से लेकर ये सॉरी ये -1.5 उन्होंने लिए हैं, लेकिन यहाँ पे जो पीक इसकी जा रही है वो कहाँ तक जा रही है 3, और यहाँ से कहाँ तक जा रही है माइनस, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट्स इसके आपके पास y cos ऑफ x/3 का ग्राफ। यहाँ पर मैंने ग्राफ की जो ड्यूरेशन है वो बहुत छोटी ली है, 1 2 3 के दरमियान गैप बहुत कम था, इसलिए ये कर्व आपको सही नजर नहीं आ रही होगी, लेकिन ये है इसकी एग्जैक्ट कर्व अगर आप इंटरवल्स बहुत बड़े लें। तो ये था स्टूडेंट्स आपके पास इसका सेकंड पार्ट। अब हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट। जी स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3, एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 tan x। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 2 tan x की डोमेन और रेंज देखते हैं कि क्या होगी। हमें ये पता है कि tan x की जो डोमेन है वो क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स एक्सेप्ट ऑल दोज नंबर्स विच आर द मल्टीपल्स ऑफ ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई, ठीक है, बाय 2, ठीक है बच्चों। इसी तरह अगर 10x/2 हो जाए, सॉरी यहाँ 10x/2 नहीं है, दिस इज 2 tan x ओनली, तो यहाँ नहीं है, यहाँ पे 2 tan x। तो डोमेन इफेक्ट नहीं होती है अगर पूरे फंक्शन से कोई चीज मल्टीप्लाई हो जाए, ठीक है। तो डोमेन तब भी यही रहेगी, ये नहीं, ये इसकी डोमेन आ गई। अब रेंज की जहां तक बात है तो आपको पता है कि रेंज इफेक्ट होती है अगर पूरे नंबर से कोई चीज मल्टीप्लाई हो। हमें पता है 10x की जो रेंज है वो क्या है, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक है। अगर दोनों तरफ 2 मल्टीप्लाई भी करवा दें तब भी आंसर -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी रहेगा, बिकॉज 2 टाइम्स इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी। सो डोमेन और रेंज वही है जो 10 वाली है। पीरियड की जहां तक बात है तो पीरियड पे यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो दैट्स व्हाई पीरियड इज ऑल्सो पाई। तो यहाँ पर इसकी डोमेन हम लिखते हैं, डोमेन इज सेट ऑफ real numbers except 2n plus 1 pi/2, n belongs to z, range set of real numbers और -इन्फिनिटी to इन्फिनिटी, पीरियड है यहाँ पे आपके पास पाई और 180 डिग्री, ठीक है। अब पाई की जो ब्रेकिंग है या 180 की जो ब्रेकिंग है वो आप यूं कर सकते हैं, 0 से 180 लिख सकते हैं या -90 से +90 लिख सकते हैं, ये दोनों 180 बनाते हैं। फॉर्मूला होता है मैक्सिमम पॉइंट माइनस मिनिमम पॉइंट। मैक्सिमम पॉइंट 180 है, 180 -0 करें तब भी 180। मैक्सिमम क्या है 90, 90 माइनस इंटू -90 विल अगेन बिकम 180। तो दोनों तरह की ब्रेकिंग आपके पास चल सकती है, बस इससे ग्राफ पॉजिटिव साइड बनेगा, इससे ग्राफ जो है वो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों साइड आएगा। तो अब स्टूडेंट सबसे पहली वैल्यू हम निकालते हैं, एक्स हमने ले लिए -90 से +90 के दरमियान हमने गैप लिया है 15 डिग्री का, ठीक है। तो आपकी चॉइस है कि आप -90 के बाद -60 30 का गैप ले सकते हैं, जितने गैप्स कम रखेंगे उतना ग्राफ एग्जैक्ट बनेगा। तो ये सारी वैल्यूज हमने निकालनी है। तो -90 के ऊपर अनडिफाइन है, तो ग्राफ अगर अनडिफाइन हो तो उस पॉइंट पे हम क्या किया करते हैं, उस पॉइंट के ऊपर हम डॉटेड लाइन ड्रा करते हैं, ठीक है। तो -90 के ऊपर ये ग्राफ आपका अनडिफाइन है, दैट्स वाई यहाँ पे डॉटेड लाइन आएगी, ठीक है, ये आ गया। अब स्टूडेंट्स इसी तरह -75 डिग्री के लिए आपके पास माइनस का 7.5 है, देखें ये है -10, ठीक है। इससे ऊपर आपने 3 डॉट्स के दरमियान यहाँ लगाना है, दिस इज -7.5। सिमिलरली -3.5 फॉर -60, हेयर हेयर इज -3.5 यहाँ पे, ये 60 के 6 के अंदर। इसी तरह -45 के ऊपर -2, ये है -2। अच्छा इसी तरह -15 के लिए -0.5, सॉरी -30 के लिए -1.2, ये यहाँ पे लगेगा। इसके लिए 0.5 ये यहाँ पे लगेगा। 0 पे ये ग्राफ क्या हो गया, 0 हो गया। इसी तरह 15 पे फिर 0.5 है, ये यहाँ लगेगा। 30 के लिए 1.2 है, यहाँ पे लगेगा। 45 के लिए 2 है, एग्जैक्ट यहाँ हो गया। और 60 के लिए 3.5 है। तो 1 2 3 ये बॉक्सेस यहाँ पे काउंट करके आप लगा सकते हैं।
75 के लिए ये 7.5 है, ये 5 है, 6, 7, 7.5 यहाँ पे लगेगा। और जैसे ही आप 90 पे पहुंचेंगे तो ग्राफ फिर से आपका इन्फिनिटी हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास क्या लग जाएगा, डॉटेड लाइन आ जाएगी। ठीक है, ये सारी वैल्यूज आपको कैलकुलेटर से मिलेंगी। अब इन पॉइंट्स को अगर मिलाए हों तो ये देखें इस तरह से, जैसे अलिफ मदा नहीं होता, इस तरह का एक सिंबल आपको बनता हुआ मिलेगा। यहाँ से यूं निकल जाएगा, यहाँ से यूं आ जाएगा। सो ग्राफ ऑफ 10x इज दिस। तो इस तरह का ग्राफ अभी मैं आपको इनिशियली 10x में बता कर आया हूँ, सिर्फ फर्क ये है कि यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 10 के साथ। ठीक है, और ये सारी वैल्यूज कैसे निकाली हैं ये भी देख लें। फंक्शन था 2, 10, पहली वैल्यू -75 पुट कर रहा हूँ, -7 पॉइंट, इसको मैंने फिक्स किया है स्टूडेंट 1 डिजिट के ऊपर, तो तब ये इसने मुझे यहाँ पे -7.5। तो ये फंक्शन लिख के आपने बारी बारी वैल्यूज पुट करवानी है, तो ये सारे आंसर आपके पास आ जाएंगे। अब अगर इसका आप एग्जैक्ट ग्राफ देखना चाहें तो एग्जैक्ट ग्राफ ये है। ठीक है, सो ग्राफ ऑफ द 2 10x इज दिस टाइप। तो ये उसने बहुत ज्यादा कम गैप्स लिए हैं, इसलिए उसकी कर्व यूं बनी है। हमने गैप जो है क्योंकि एक पीरियड का लिया था, इसलिए ये कर्व यूं बनी। तो ये था स्टूडेंट्स आपके पास इसका थर्ड पार्ट। चलते हैं पार्ट नंबर 4 पे। ये स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट है आपके पास, y इज इक्वल टू कॉट x/4 का ग्राफ ड्रा करें और इसकी डोमेन रेंज आप ग्राफिकली बताएं। तो सबसे पहले हम यहाँ फंक्शन लिखते हैं कि फंक्शन है हमारे पास y इज इक्वल टू कॉट x/4। अच्छा, हमें ये पता है कि अगर हमारे पास कॉट x हो तो इसकी डोमेन क्या होती है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट ऑल दोज नंबर्स विच आर दी मल्टीपल्स ऑफ पाई। ठीक है, n बिलोंग्स टू z। तो अगर आपके पास यहाँ पर x की जगह x/4 हो जाए तो cot x/4 हो जाएगा। रियल नंबर्स एक्सेप्ट इस x की जगह भी क्या आ जाएगा, x/4 इज इक्वल टू n पाई और n बिलोंग्स टू z। ये बड़े ध्यान से समझने वाली डोमेन है। खाली cot x हो तो x इज इक्वल टू n पाई, वो नंबर्स निकलते हैं। अब यहाँ x क्योंकि x नहीं है, यहाँ पे x की जगह x/4 है, तो हमने इस वाले x को भी रिप्लेस कर दिया। अब जो नई डोमेन हमारे पास बनेगी वो होगी 4 डिवाइड है, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4n पाई वेयर n बिलोंग्स टू z। तो ये है स्टूडेंट्स आपके पास cot x/4 की डोमेन। ठीक है, तो इस केस में डोमेन इफेक्ट हो गई है कि जब आपके पास कोई नंबर मल्टीवाइड हो रहा है। ठीक है, जहां तक बात खाली सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर्स पे रहती थी तो फिर कोई भी नंबर डिवाइड हो मल्टीप्लाई हो डोमेन पे फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन यहाँ पे अब रियल नंबर के अलावा भी कोई फैक्टर आ गया जो कि x की वैल्यू के लिए, तो फिर यहाँ पे डोमेन इफेक्ट होगी अगर एंगल में कोई चीज मल्टीप्लाई या डिवाइड होगी। तो ये है डोमेन। रेंज की जहां तक इसकी बात है तो रेंज ऑफ कॉट x क्या होती है हमारे पास, सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो अगर x/4 हो जाए तब भी आंसर आपके पास रियल नंबर ही रहेगा। पीरियड की अगर इसकी बात करें तो इसका पीरियड होगा स्टूडेंट्स आपके पास पाई डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ कोफिशिएंट। कोफिशिएंट 1/4 आ रहा है, 1/4 तो यहाँ पे 4 पाई, यानी 4 पाई के पीरियड के अंदर ये अपना एक ऑसिलेशन पूरा करेगा। ठीक है, तो अब इसकी डोमेन रेंज यहाँ लिखते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो डोमेन हमने क्या निकाली है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट ऑल दोज x विच इज इक्वल टू 4n पाई इन दिस केस। रेंज क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स है और माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। पीरियड क्या निकाला है, पीरियड हमने निकाला है इसका 4 पाई। ठीक है, 4 पाई और 720। अब 4 पाई की ब्रेकिंग भी आप कैसे कर सकते हैं, कोई स्टूडेंट चाहे तो 0 से लेकर 4 पाई कर ले, और अगर कोई स्टूडेंट चाहे तो -3 -2 पाई से +2 पाई तक, यानी -360 से +360 तक इसको ब्रेक कर सकता है। तो ये जो ग्राफ मैंने आपके सामने बनाया हुआ है टेबल, ये -360 से +360 तक का ग्राफ है और विद द गैप ऑफ 60 डिग्री एंगल। अच्छा स्टूडेंट्स, हमने तो यहाँ पे x की वैल्यूज, ये डोमेन है, लेकिन फंक्शन में क्या आ रहा है, x/4 आ रहा है। ठीक है, तो आप चाहें तो फंक्शन में लिख लें, कॉट कैसे निकलेगा, कॉज बाय साइन करके। ठीक है, तो वो अगर आप बार बार कॉज में कॉज लिखेंगे फिर ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है यूं, फिर डिवाइड लिखेंगे फिर साइन के बाद फिर ब्रैकेट लगाएंगे यूं फ्रैक्शन की, और फिर इसके बाद वैल्यूज पुट करते जाएं बारी बारी, तो एक लेंथी काम हो जाएगा। तो बेहतर है कि ये जो फ्रैक्शन है इंटरनली ये आप पहले ही सॉल्व कर लें, x/4। अब आपने सिर्फ क्या करना है, cos 90 बाय sin 90। ठीक है, इसी तरह से
cos 75 बाय sin 95। देखिए मैं आपको निकाल देता हूँ। cos ऑफ -75 डिवाइडेड बाय sin ऑफ -75, ये आपके पास आ रहा है -0.3। अब यहाँ पे एंगल चेंज करते जाएं ये वाले, क्योंकि x/4 तो पहले ही आपने सॉल्व कर लिया, इसलिए ये फ्रैक्शन डालने की जरूरत नहीं है। तो ये सारे आंसर्स आपको मिलेंगे। आंसर कहाँ अनडिफाइन हो रहा है? जीरो में अनडिफाइन हो रहा है। तो -2π से +2π के अंदर सिर्फ एक ऐसा ही वैल्यू मिल रही है आपको जहां पे आपका ग्राफ ब्रेक हो रहा है, दैट इज जीरो। अगर आप अपने पीरियड को एक्सटेंड करते हैं 8π से -8π तक, तो फिर आपको बहुत से पॉइंट्स ऐसे मिलेंगे जहां पे ये ग्राफ आपका अनडिफाइन हो रहा होगा। तो वैल्यूज को ड्रा करते हैं। -360 के लिए 0 है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ये ना सोचने लग जाएं कि सर कह रहे हैं कि -360 पे ये ग्राफ जो है वो 0 क्यों है। देखें, एक्चुअल वैल्यू इसकी cos 360 है, लेकिन जैसे ही आप फंक्शन में पुट करेंगे ना, उसने डिवाइड हो जाना है 4 से, ठीक है। तो -360/4 जब आप करेंगे तो ये आपको मिलेगा 90। तो 90 पे तो दोनों वैल्यूज डिफाइन होती है, ठीक है। तो जो भी वैल्यू यहाँ पे आ रही है वो बाय 4 होने के बाद वैल्यू आपको मिल रही है। तो -360 पे 0 है, उसके बाद आपके पास -300 पे -0.3 है, ठीक है, यहाँ पे कहीं मिल रहा है। इसी तरह इसके लिए -0.6 है, यहाँ लगा रहा हूँ। और -180 के लिए 1 है, यूं लग जाएगा। -120 के लिए -1.7 है, ये 1.5 है, यहाँ से नीचे लग जाएगा। और -60 के लिए ये -3.7 है, तो ये यहाँ पे कहीं आ जाएगा यूं, ठीक है। और 0 के लिए इन्फिनिटी है, तो इस वाली लाइन को हम डॉटेड कंसीडर कर लेंगे। अब 60 से आगे चलें, 60 पे जाएं तो 3.7 है, यहाँ पे कहीं मिलेगा। इसी तरह 120 पे 1.7 है, यहाँ पे कहीं लग जाएगा। इसी तरह 180 पे ये 1 है, यहाँ पे लग जाएगा। और 240 पे 0.6 है, ठीक है, 0.6, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये 180 पे हमारे पास 1 था, तो ये यहाँ लगेगा डॉट, ठीक है। इसी तरह 240 के ऊपर ये 0.6 है, तो यहाँ पे कहीं लग जाएगा। और 300 के ऊपर ये 0.3 है, तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ। और 360 90 पे ये 0 है यहाँ पे। स्टूडेंट्स ये देख लें, अगर मैं इन ग्राफ्स को मिलाता हूँ, इन पॉइंट्स को, तो ये आपके पास कुछ यूं बन रहे हैं, ठीक है। और इसको मिलाता हूँ तो ये आपके पास कुछ यूं बन रहे हैं, ठीक है। और इसी तरह ये पे यूं नीचे आ जाएंगे और ये ग्राफ यूं ऊपर की तरफ निकल जाएगा। तो अभी ये हमने इसका पोर्शन बनाया, अगर आप इसका एग्जैक्ट ग्राफ देखें तो ये बनेगा, ठीक है। कि ये यहाँ से बात यूं नहीं आगे चलती जाएगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये आया ना, ये तो इसका जो अगला सिरा है इसने यूं आगे ऊपर की तरफ जाना है, इसी तरह इसने यूं नीचे की तरफ आना है। अगर मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करूं 360 के बाद ये यूं आएगा, और इसको एक्सटेंड करूं तो ये यूं जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स इसका एग्जैक्ट ग्राफ है, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट्स आपके पास पार्ट नंबर 4। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारे पास 2 secant 2x। सबसे पहले तो हमें इसकी डोमेन निकालनी है कि अगर हमारे पास फंक्शन हो y इज इक्वल्स टू 2 secant 2x, तो इसकी डोमेन क्या होगी। हमें ये पता होना चाहिए कि secant x की डोमेन क्या होती है। secant इज रिलेट टू 1 by cos, तो हमने इसकी डोमेन पढ़ी हुई है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट ऑल दोज नंबर्स विच आर दी odd multiples of pi, ठीक है, इज इक्वल टू x। और n यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए z से। हमने अब निकालनी है secant 2x की डोमेन। तो secant की जगह x जगह मैं 2x करता हूँ, तो secant की डोमेन में भी x की जगह क्या आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू 2n+1 π/2। तो मैंने बताया हुआ है कि अगर रियल के अलावा कोई फंक्शन है तो फिर डोमेन इफेक्ट होगी अगर आपकी डोमेन के साथ कोई ना कोई चीज मल्टीप्लाई हो रही है। तो रेंज डोमेन बन जाएगी इसकी, 2 से डिवाइड करवा दें तो x इज इक्वल टू 2n+1 π/4 n बिलोंग्स टू z। तो ये है स्टूडेंट्स इसकी डोमेन कि इन तरह के मल्टीपल्स ऑफ पाई के ऊपर, π/4 के ऊपर, यानी कि अगर secant x हो खाली तो मल्टीपल्स ऑफ π/2, अगर secant 2x हो जाए तो मल्टीपल्स ऑफ π/4 के ऊपर ये फंक्शन जो है वो अनडिफाइन हो जाएगा,
ठीक है। मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 4 का मतलब 45 डिग्री, यानी कि अगर हम पहला ही 45 ले लेते हैं तो 2 डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ 45 अगर करें, सॉरी 2 इंटू 45, ठीक है। तो ये देखें यहाँ आपको एरर मिल रहा है, ठीक है। तो ये है स्टूडेंट्स इसकी डोमेन। अगर इसकी रेंज की बात करें तो रेंज इसकी क्या थी, माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पर सीकेंट एक्स की डोमेन रेंज थी ना, ये सीकेंट एक्स, अब अगर सीकेंट 2x हो जाए तब भी इसकी इस चीज के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। हाँ, अगर इस पूरे फंक्शन के साथ हम कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे 2 कर दिया, तो फिर यहाँ फर्क पड़ेगा। जब 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 इन्फिनिटीज आर इन्फिनिटी, बट 2 1s आर 2, और यहाँ पर 2, तो -2 से ये और 2 से इन्फिनिटी, ये इसकी रेंज होगी। पीरियड की जहां तक अगर बात करें तो पीरियड होता है 2 पाई ओवर ए फॉर सेकेंड। तो 2 पाई ओवर ए के साथ यहाँ पर क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, देखें ए की जगह 2 आ रहा है, तो पीरियड इसका पाई बन जाएगा, ठीक है। अब इसको पुट अप करते हैं फंक्शन में। तो यहाँ पे हमारे पास डोमेन क्या निकली थी, सेट ऑफ आर रियल नंबर्स एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 2n+1 पाई बाय 4 फॉर n बिलोंग्स टू z। रेंज क्या बनी है, माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी, और पीरियड क्या बना है इसका 2 पाई बाय 2 यानी कि पाई, और 180 डिग्री। अब 180 डिग्री को आप 0 से 180 भी ब्रेक कर सकते हैं या -90 से +90 भी कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो पहला एंगल हमने लिया है 0, फिर लिया है 22.5, फिर 45, इसी तरह से करते करते हमने यहाँ 180 तक, लेकिन हमने निकालनी है 2x के ऊपर वैल्यू। अब आपकी चॉइस है कि आप पहले 2x निकाल लें या कैलकुलेटर में फंक्शन को यूं लिखें 2 डिवाइडेड बाय cos 2 इंटू, अब पहला एंगल क्या है 0, तो यूं फंक्शन लिखें तब भी आंसर मिलेगा, या पहले ही 2 इंटू 0 करके ये कॉलम बना लें ताकि ये डायरेक्ट वैल्यूज आप पुट करते चले जाएं। फॉर एग्जाम्पल अगली वैल्यू क्या है हमारे पास, 0 की जगह 22.5, तो क्या मिलेगा 2√2.8, या पहले ही इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो 45 बन जाएगा विच इज 2.8। अगला आंसर क्या पुट करना है हमने, डोमेन का 45 डिग्री, तो देखिए इस पे एरर। और अभी हमने डोमेन में पढ़ा है कि मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 4 यानी 45 के ऊपर जो एंगल आप यहाँ पे 45 पुट करेंगे x की जगह 45 और उसके मल्टीपल पुट करेंगे, फंक्शन अनडिफाइन हो जाए। तो जैसे ही हमने यहाँ पर देखें x की जगह 45 पुट किया, हमारा फंक्शन अनडिफाइन हो गया। तो ये हमने स्टूडेंट्स कुछ वैल्यूज ली हैं डोमेन रेंज निकाल के, अब इसको प्लॉट करते हैं। तो पहला एंगल 0 था, 0 के ऊपर आंसर हमारे पास क्या आया 2, ये शेड हो गया। 22.5 के ऊपर 2.8 यहाँ पे मिला, इसी तरह 45 के ऊपर इन्फिनिटी, तो ये है 45 का, और इसके ऊपर आपका ग्राफ क्या हो गया इन्फिनिट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी डॉटेड लाइन। अच्छा नेक्स्ट 67 के ऊपर -2.8, -2.8 तो यहाँ मिलेगा स्टूडेंट्स आपको, ठीक है। इसी तरह 90 के ऊपर -2, ये यहाँ मिलेगा। इसी तरह इसके ऊपर -2.8, तो यहाँ पे डॉट लग जाएगा। इसी तरह 135 के ऊपर, ठीक है। अब जैसे ही 135 की बात आई ना स्टूडेंट्स, तो देखिए फिर से अनडिफाइन हो गया। मैं यहाँ आपको चेक कराता हूँ, यहाँ पे मैं 135 अनडिफाइंड, ठीक है। 135 के ऊपर ये चीज क्या हो जाएगी अनडिफाइंड, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा डॉटेड लाइन। इसी तरह जो नेक्स्ट है आपके पास 157.5, तो यहाँ पे आपके पास आंसर क्या आ रहा है प्लस का 2.8, तो ये यहाँ पे लग जाएगा। 180 के ऊपर क्या आ रहा है 2 आ रहा, तो ये यहाँ लग जाएगा। अगर इससे आगे चलें तो फिर यहाँ पे डॉट मिलेगा, ठीक है। 180 से अगला एंगल क्या होता है, अगर हम 22.5 के गैप से चलें तो 180 प्लस 220 ये आ जाएगा 202। अगर हम इसको पुट करते हैं एंगल में 202 की जगह, तो ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय कॉस 2 मल्टीप्लाई 202.5, तो आंसर देखिए हमें क्या मिलता है 2.8 प्लस का, तो जहाँ के दोबारा यहाँ डॉट लग जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इनको ग्राफ्स को मिलाते जाएं तो ये आपके पास ये यू शेप बन रही है, इधर इसको मिलाएं तो ये हाफ यू बन रहा है, आगे जाएगा तो ये फुल यू हो जाएगा। इसी तरह इसको मिलाएं
तो यहाँ पे ये आपके पास यूं कोई शेप बन रही है इस तरह से, तो इसका ग्राफ आपके पास इस तरह से होगा, जिसकी रेंज अगर आप ग्राफ से देखें तो आपकी ग्राफ की रेंज 2 से ऊपर है और -2 से नीचे है। -2 और 2 के दरमियान कोई डॉट नहीं है। तो अभी हमने रेंज में पढ़ा था कि रेंज विल बी -2 टू 2, ठीक है। 2 से आगे रहेगी, -2 से पीछे रहेगी। अगर आप इसके एग्जैक्ट ग्राफ को देखना चाहें तो ये है इसका ग्राफ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो वो सारे पॉइंट्स जो π/4 टाइप्स हैं उन सारों के ऊपर यहाँ पे स्ट्रेट लाइंस हैं और बाकी सारे आपके पास यू शेप ग्राफ बन रहा है। ये था आपके पास इसका पार्ट नंबर 5। चलते हैं लास्ट पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपके पास y इज इक्वल टू साइन 2x। ये एक आसान फंक्शन है। सबसे पहले हम साइन 2x की डोमेन और रेंज देखते हैं, पीरियड देखते हैं, देन ग्राफ ड्रा करते हैं। तो फंक्शन है आपके पास y इज इक्वल टू साइन 2x, ठीक है। सबसे पहले ये देखें कि हमारे पास साइन x की डोमेन क्या होती है, सेट ऑफ रियल नंबर होती है। अब कुछ साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है x की फॉर्म का, इसलिए इधर भी कुछ चीज मल्टीप्लाई कराने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर यहाँ पे भी कोई होता है इस तरह का तो फिर डोमेन चेंज हो, जैसे जैसे कोसेकेंड वगैरह में चेंज हुई है। तो साइन 2x की डोमेन क्या होगी, सेट ऑफ रियल नंबर। रेंज की जहां तक बात करें तो रेंज होती है साइन x की सेट -1 से 1 तक। इसी तरह साइन 2x की भी क्या होगी, -1 से 1 तक। हाँ, इसके साथ कुछ मल्टीप्लाई होता तो रेंज चेंज हो जाती। पीरियड की अगर बात करें तो 2π डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल कोफिशिएंट विच इज 2। तो यहाँ पे पाई इसका पीरियड आ रहा है। अब स्टूडेंट चलते हैं, अब इसकी लिखते हैं डोमेन रेंज को। आपने लाजमी एक दफ़ा एक्सरसाइज 9.1 को देखना है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने डोमेन और रेंज को कंसीडर किया है। अच्छा स्टूडेंट, डोमेन है इसकी सेट ऑफ रियल नंबर्स और -∞ टू इन्फिनिटी। रेंज हमने निकाली है इसकी -1 से 1 तक और पीरियड है इसका हमारे पास 2π/2 यानी कि पाई। अब पाई को हमने ब्रेक कर सकते हैं 0 से 180 या -90 से +90, ये दोनों आपके पास मौजूद है। तो यहाँ पे जो हमने ब्रेकिंग की है वो की है -90 से +90 तक विद 15 डिग्री गैप। अब फंक्शन में देखें यहाँ पे क्या आ रहा है, आपको x की वैल्यू के ऊपर नहीं चाहिए, आपको 2x की वैल्यू के ऊपर साइन की वैल्यू चाहिए। तो हमने 2x पहले ही निकाल ली है, पहले हमने सारी डोमेन लिखी है, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, अब हमने सारे वैल्यूज को यूं निकाल लिया। फॉर एग्जांपल अगर मैं साइन 2x चाहिए ना, तो अब मैं साइन की जगह सिर्फ ये कॉलम पुट करूंगा विच इज -2x कॉलम, ठीक है। इसी तरह साइन -150 -0.5, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स इनको प्लॉट करने का वक्त आ गया। ये हमारे पास 0 से लेके -90 पे जो हमारा आंसर है विच इज 0, यहाँ डॉट लगेगा। इसी तरह स्टूडेंट्स -75 पे -0.5 है तो यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह -60 पे -0.9 है, यहाँ लगेगा। 45 पे -1 है, माइनस के साथ यहाँ लग जाएगा। ग्राफ पे प्लॉट करना बहुत ज़्यादा आसान है ग्राफ पेपर, रादर देन कि आप एक स्ट्रेट पेज के ऊपर जो है वो लाइनें लगाते हैं अंदाजे से, वो गलत हो जाता है। -30 के ऊपर -0.9 यहाँ लगेगा, -15 पे -0.5 यहाँ पे, 0 पे ये 0 हो गया, 15 पे ये फिर से 0.5, 30 पे 0.9 और 45 पे ये 1 हो गया और 60 पे ये 0.9 होगा तो यहाँ लग जाएगा और 75 पे ये 0.5 देगा आंसर और फिर 90 पे ये क्लोज हो जाएगा। अब इन सारे डॉट्स को मिलाते हैं, पहले मैं इस साइड को मिला और अब इस हाफ को मिला लेते हैं। तो ये देखें स्टूडेंट्स, ये है आपके पास sin 2x का ग्राफ विद दी वन पीरियड -π/2 से +π/2, यानी कि 180 के अंदर हमने एक, अगर हमें इसको बढ़ा दूं तो ये ऑसिलेशंस यूं ही चलती चली जाएंगी। अब इसके एग्जैक्ट ग्राफ को अगर आप देखें तो ये है इसका एग्जैक्ट ग्राफ, ठीक है। तो मैंने जो भी बनाई थी वैल्यूज वो सिर्फ एक ऑसिलेशन थी, यूं समझ लें कि मैंने ये बनाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक, जबकि ये उसने आपको बिहेवियर बता दी है कि ये ऑसिलेशंस चलती है। ये है आपके पास कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 1। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ग्राफ्स की समझ आई होगी। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 पे जाने से पहले हम जरा 1 to 1 फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ लें जो हमने
एक्सरसाइज 1.1 में भी पढ़ी थी। अगर मैं उसको रिकॉल कर दूं तो 1-to-1 फंक्शन हमारे पास एक ऐसा फंक्शन होता है जो 1-1 भी हो और इंजेक्टिव भी हो, ठीक है, सॉरी 1-1 भी हो, इनटू भी हो और ऑन टू भी हो, ठीक है, यानी कि वो आपके पास एक पूरा 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस बन जाए, बाइजेक्टिव फंक्शन बन जाए, यानी कि जिसमें ना डोमेन रिपीट हो रही हो और ना ही रेंज रिपीट हो रही हो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगर हम 1-to-1 फंक्शन की डेफिनेशन देखें कि ये क्या है, जी स्टूडेंट्स, तो 1-to-1 फंक्शन हमारे पास एक ऐसी मैपिंग होती है, ऐसी 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस या बाइजेक्टिव मैपिंग होती है जिसमें रेंज का हर एलिमेंट डोमेन के एलिमेंट के साथ यूनिकली मैप कर रहा हो, ठीक है, यानी कि रेंज जो है वो को डोमेन के इक्वल हो और डोमेन सेट डोमेन ए के इक्वल हो, ठीक है, यानी कि रेंज भी यूनिक हो और डोमेन भी यूनिक हो। तो यहाँ पे मैंने एक शॉर्टकट लिख दिया यहाँ पे कि आउटपुट और रेंज नेवर रिपीट्स। देखें, डोमेन तो रिपीट हो ही नहीं सकती ना, फंक्शन की कंडीशन यही थी कि डोमेन रिपीट ना हो रही हो, तो रेंज रिपीट हो रही हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता फंक्शन में, लेकिन 1-to-1 फंक्शन के अंदर रेंज भी रिपीट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास डोमेन और रेंज दोनों यूनिक रहनी चाहिए, हर एलिमेंट के लिए एक अलग एलिमेंट हो, इसको हम 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस कहते हैं, ठीक है, यानी कि ये 1-1 भी हो और ऑन टू भी हो तब ये 1-to-1 या बाइजेक्टिव बनेगा। अब स्टूडेंट्स आप इस फंक्शन को चेक करने के लिए कि ये फंक्शन बाइजेक्टिव है या नहीं है, इसके लिए हम हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करते हैं। याद रखें, मैंने स्टार्ट में भी आपको बताया था कि अगर आपके पास फंक्शन 1-to-1 हो तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है, अदरवाइज उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। इनवर्स एग्जिस्ट कर भी सकता है अंडर सम रिस्ट्रिक्शन कंडीशंस, कि अगर हम उसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दें तब 1-to-1 फंक्शन ना भी हो तब भी उसका जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट कर जाएगा। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली यही होता है कि अगर फंक्शन आपका 1-to-1 नहीं है तो उसका इनवर्स फिर एग्जिस्ट नहीं करता। तो किसी भी फंक्शन को 1-to-1 चेक करने के लिए हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट चेक करते हैं, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन टेस्ट में आपको 1.1 में समझा चुका हूँ कि वर्टिकल लाइन टेस्ट इस्तेमाल होता है किसी भी ग्राफ के जरिए चेक करने के लिए कि वो फंक्शन का ग्राफ है या नहीं, और हॉरिजॉन्टल लाइन चेक होता है कि किसी फंक्शन की ग्राफ को चेक करने के लिए कि वो 1-to-1 फंक्शन है या नहीं है। यानी वर्टिकल लाइन बेस टेस्ट है जिससे पता चलता है कि ग्राफ फंक्शन का है या नहीं है, और हॉरिजॉन्टल लाइन वो टेस्ट है जिससे पता चलता है कि फंक्शन 1-to-1 है या नहीं है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे इसकी डेफिनेशन। जी स्टूडेंट्स, तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट क्या है? अ फंक्शन इज 1-to-1 इफ द हॉरिजॉन्टल लाइन कट्स द ग्राफ ओनली वन पॉइंट, कि अगर किसी भी फंक्शन के ग्राफ को कोई हॉरिजॉन्टल लाइन एक ही पॉइंट पे कट कर रही है तो वो आपके पास 1-to-1 फंक्शन होगा। अब मैं दोनों फंक्शंस की रफली मिसालें आपको देता हूँ टेस्ट की। मैं आपके सामने दो ग्राफ्स बना रहा हूँ स्टूडेंट्स। ये मैंने दोनों पैराबोला बनाए, ये इनका वास्ता आपके साथ कॉनिक सेक्शंस में पड़ेगा। अब इस पैराबोला को अगर आप देखें तो इस पे हम हॉरिजॉन्टल लाइन चेक करने से पहले वर्टिकल लाइन टेस्ट चेक करते हैं, क्या ये फंक्शन का ग्राफ भी है या नहीं है। अब अगर इसमें से वर्टिकल लाइन पास करा दूं तो ये देखें, ये क्या हो गया, ठीक है, तो ये तो फंक्शन का ग्राफ ही नहीं है। अब ये इसका इनवर्स जो है वो 1-to-1 हो सकता है क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल पास कर रहा है अंडर रिस्ट्रिक्शन कंडीशन। अब अगर इधर आ जाए
तो ये आपके पास वर्टिकल लाइन टेस्ट पास कर रहा है, इट मीन्स कि ये एक फंक्शन का ग्राफ है। लेकिन अगर इसको हम यूं कर दें तो ये 1 to 1 फंक्शन नहीं है, दैट्स वाई इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। करेगा लेकिन अगर रिस्ट्रिक्शन कंडीशंस के मुताबिक, वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। तो शॉर्ट टर्म्स में बात करते हैं कि अगर किसी ग्राफ को चेक करना हो कि वो फंक्शन का ग्राफ है तो वर्टिकल लाइन पास करवाएं, अगर चेक करना हो कि ग्राफ जो है वो 1 to 1 फंक्शन है तो उसके लिए हॉरिजॉन्टल लाइन। तो अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो पास करवाई है ये 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है, दैट्स वाई ये 1 to 1 फंक्शन नहीं है। तो अब स्टूडेंट्स एक लीनियर लाइन की बात, फॉर एग्जाम्पल ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। अगर इस पे से हम वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन पास करवा दें, ठीक है, तो ये एक ही पॉइंट पे कट करिए, इसका मतलब कि ये 1 to 1 ग्राफ है, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स आगे चलते हैं हम। यहाँ मैं एक नोट लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये नोट बहुत अहम है, इसको आप अपने पास नोट कर लेना, ये इंजीनियरिंग में आगे टेस्ट इंटरव्यूज में आपके बहुत ज्यादा काम आएगा। जी स्टूडेंट, नोट ये है कि अ फंक्शन, इफ अ फंक्शन इज नॉट 1 to 1, एक फंक्शन 1 to 1 नहीं है, यानी वो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट को पास नहीं कर रहा, तो हम ये कह देते हैं कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, वाकई नहीं करता। लेकिन उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है अगर हम उसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दें। मैथ जो है वो एडवांस है ना, बुक में बात सिर्फ यहाँ तक है कि फंक्शन अगर 1 to 1 नहीं है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। लेकिन बुक में ये बात आगे नहीं बताई गई एडवांसमेंट की कि अगर एक फंक्शन 1 to 1 नहीं है तो उसका ग्राफ एग्जिस्ट कर सकता है अगर हम उसकी डोमेन को क्या कर दें, रिस्ट्रिक्ट कर दें, बाउंड कर दें, ठीक है। तो ये नोट मैंने लिखा है कि इफ अ फंक्शन इज नॉट 1 to 1, तो एक बंद गली नहीं है कि अगर फंक्शन 1 to 1 नहीं है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, करता है एग्जिस्ट अगर हम उसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर लें। अ फंक्शन इज नॉट 1 to 1, देन इट्स इनवर्स मे एग्जिस्ट अंडर रिस्ट्रिक्टेड डोमेन। मे का लफ्ज है यहाँ पे, कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, कहता है डिटरमिन द गिवन फंक्शन इज 1 to 1 बाय एग्जामिन द ग्राफ। कहता है पहले तो फंक्शन का ग्राफ बनाएं और उस ग्राफ से ये बताएं कि फंक्शन 1 to 1 है या नहीं है, ठीक है। कहता है अगर फंक्शन 1 to 1 हो जाए तो फिर उसका इनवर्स फाइंड करें और उस इनवर्स का भी ग्राफ बनाएं, ठीक है। तो सबसे पहला जो टास्क है हमारे पास वो हमने ग्राफ बनाना है इस फंक्शन का। इस फंक्शन को अगर आप देखें तो ये हमारे पास एक लीनियर फंक्शन है। लीनियर पोलिनोमियल फंक्शन की डोमेन हमेशा क्या होती है, सेट ऑफ रियल नंबर होती है और उसकी रेंज भी सेट ऑफ रियल नंबर होती है। ये हम स्टार्ट में पढ़ के आ चुके हैं। अगर आपने एक्सरसाइज 1.2 और 1.1 की वीडियो देखी है तो उसमें हम डिटेल में ये बात कर चुके हैं कि अगर लीनियर जो फंक्शन होते हैं या पोलिनोमियल जो फंक्शन होते हैं उनकी डोमेन हमेशा सेट ऑफ रियल नंबर होती है और उनकी रेंज भी आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर होती है। पॉलिनोमियल्स क्या होती हैं, ऐसे आपके पास अलजेब्रिक सेंटेंस होते हैं जिनमें वेरिएबल की पावर नॉन नेगेटिव नंबर होती है, ठीक है, फ्रैक्शन में भी नहीं होती और नेगेटिव भी नहीं होती। तो ये हमारे पास हमने डोमेन रेंज लिख ली, ना भी लिखें तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए कि लीनियर फंक्शन है तो डोमेन रेंज ही होगी। अब ग्राफ बनाने के लिए, फंक्शन के ग्राफ के लिए हमने कुछ रियल नंबर्स लिए हैं, -2, -1, 0, 1, 2, 3, और उनके अगेंस्ट हमें कुछ आउटपुट मिली है जिनको हम ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे। ये -1 है, सॉरी +1 है, +2 है, +3 है, -1 है, -2 है, -3 है। -2 पे हमें क्या मिल रहा है स्टूडेंट, ये 1 है और ये 2 है। -2 पे 2.3 है, यहाँ पे कहीं नीचे डॉट लगेगा, ठीक है। -1 पे 2.7 है, इसको हम 10 कर लेते हैं और इसको हम 20, इसको हम -10 और इसको हम -20। तो अगर हम -2 पे देखें ना तो +2.3 है, तो यहाँ पे कहीं डॉट लगेगी। इसी तरह -1 पे 2.7 है, तो यहाँ पे कहीं लगा रहा हूँ डॉट अंदाजे से। इसी तरह 0 पे 3 है, यहाँ लग गया। 1 पे 3.3 है, यहाँ लग गया डॉट। 2 पे 3.7 है, तो यहाँ पे डॉट लग गया। अंदाजे से लगा रहा हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है, क्योंकि वैल्यूज जगह जो है वो बहुत कम है। इसी तरह 3 के लिए 4 है, तो मैंने यहाँ पे इसका डॉट। अब अगर इनको मैं मिलाता हूँ पॉइंट्स को,
ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगी हमेशा। ठीक है, ये मैंने अंदाजे से लगाए थे इसलिए ये ऊपर नीचे शिफ्ट हो गए क्योंकि ये जगह हमारे पास तंग है। ठीक है, वैसे इसका एग्जैक्ट ग्राफ यहाँ बना हुआ है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगर इसमें से मैं एक वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन पास करवाता हूँ तो ये सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो क्लियर है। अच्छा, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट इसने पास कर ली है, तो ये 1 to 1 फंक्शन है। अब 1 to 1 है तो इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। चलें इसका इनवर्स इनवर्स निकालने का क्या तरीका हमने सीखा था, y इज इक्वल टू 1/3x प्लस 3, फंक्शन को y के इक्वल रखना है, 3 को यहाँ लाएं। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करवा दें। हमें ये पता है कि अगर y f ऑफ x के इक्वल हो तो x किसके इक्वल होगा, f इनवर्स ऑफ y के, क्योंकि f को यहाँ लें तो इस x की जगह मैं क्या रख रहा हूँ, f इनवर्स ऑफ y। अब रिप्लेस कर दें, रिप्लेस करें तो ये बन जाएगा f इनवर्स ऑफ x और यहाँ आ जाएगा 3x माइनस 9। दिस इज द इनवर्स फंक्शन। अब इसका ग्राफ बनाने के लिए हमने कुछ इस तरह के पॉइंट्स लिए हैं, तो ये पॉइंट सारे के सारे क्या आ रहे हैं, नेगेटिव आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो ग्राफ बनेगा वो आपके पास नेगेटिव या इस तरह से नीचे की तरफ बनेगा। तो ये स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो ये ग्राफ है। ठीक है, ये ग्राफ जो है ये फंक्शन का है और ये जो ग्राफ है ये आपके पास इनवर्स फंक्शन का है। ठीक है, आपको ये हेडिंग नजर आ रही होगी, ग्राफ ऑफ फंक्शन एंड इनवर्स फंक्शन। तो दोनों के ऊपर ही अगर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन पास करें तो वो एक ही पॉइंट पे कट कर रही है। इट मींस कि दोनों ही क्या हैं, 1 to 1 भी हैं। पहली बात तो फंक्शन एक स्ट्रेट लाइन थी। ठीक है, तो इस ग्राफ के पॉइंट्स पे ना जाइएगा, ये अंदाजे से लगाए हुए हैं, आप अपने पास मिलाएं, इन पॉइंट्स को एग्जैक्टली मार्क करें तो ये स्ट्रेट लाइन बनती है। ठीक है, क्योंकि लीनियर फंक्शन का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है इसलिए मैंने इस पे ज्यादा जोर नहीं दिया। अच्छा, तो अगर एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है तो इसका मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इनवर्स एग्जिस्ट कर लिया और हमने ये इनवर्स का ग्राफ भी देख लिया कि इनवर्स का ग्राफ हमारे पास इस तरह का कोई ग्राफ होगा। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, जी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस 5। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास बनता है एक्स स्क्वेयर माइनस 5x। ठीक है, एक्स का स्क्वेयर माइनस 5x। तो कोई भी क्वाड्रेटिक फंक्शन हो तो वो हमेशा क्या बनता है, एक पैराबोला बनता है। तो अगर हम इसकी डोमेन की बात करें तो ना तो ये किसी पॉइंट पे इन्फिनिट हो रहा है ना ही डिफाइन हो रहा है, तो डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर है इसकी। ठीक है, अगर हम इसके ए की बात करें तो ए 1 है, बी -5 है और सी 0 है। और ए क्योंकि इसका क्या है, ग्रेटर देन 0 है, दैट्स वाई पहला बोला अपवर्ड होगा। ठीक है, और वर्टेक्स की जहां तक बात करें तो वर्टेक्स हम इसका फाइंड कर लेते हैं एच और के की फॉर्म में। वर्टेक्स हम कैसे फाइंड करते हैं, अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x हो तो वर्टेक्स के एच कंपोनेंट का फार्मूला होता है -b/2a -5/2 into 1, दिस विल बी 5/2 और 2.5। एच कंपोनेंट ये आ गया, एफ ऑफ 2.5 निकालें तो वो के आ जाएगा। फंक्शन में 2.5 पुट करें तो ये क्या बनता है, 2.5 का स्क्वायर -5 इंटू 2.5, दिस विल बी -6.25। अगर मैं इसका फिक्स हटा दूं क्योंकि ये फिक्स पे लगा हुआ है तो ये बन जाएगा -6.25। तो इसका जो वर्टेक्स है बच्चों एच और के वो है आपके पास 2.5 से -6.5, यानी यहां से कर्व जो है वो बेंड हो जाएगी। तो अब अगर हम इसके डाटा को फिल करें तो इसका वर्टेक्स हमारे पास है 2.5 -6.25। अब ये वैल्यूज कुछ मैंने ली हैं क्योंकि डोमेन इसकी रियल नंबर थी, हमने कुछ वैल्यूज ली हैं और इसमें वर्टेक्स को भी इंक्लूड किया है। ठीक है, अब इसको प्लॉट करते हैं। देखें -2 के लिए क्या था, 14, -2 के लिए 14, यहां डॉट लगेगा। अच्छा, -1 के लिए 6, तो यहां डॉट लग जाएगा। 0 के लिए ये 0 है, 1 के लिए ये -4 है, 2 के लिए ये -6 है। ठीक है, और 2.5 के लिए -6.5 है तो यहाँ पे मिड में लगेगा। ठीक है, 6.5। इसी तरह 3 के लिए ये फिर से -6 है, 4 के लिए ये -4 है यहाँ पे,
और 5 के लिए ये 0 है और 6 के लिए ये फिर से क्या है जी, 6 है। ठीक है, तो हमारे पास स्पेस है, तो हम इसको 7 पे भी निकाल लेते हैं। तो 7 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 7 14। तो 6 के 7 के लिए ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, 14 है। तो 14 का डॉट यहाँ पे इसका ताकि पैराबोला का कप पूरा हो जाए। अब इसको जरा हम मिलाते हैं। ठीक है, इन पॉइंट्स को मिलाते हैं। मैं स्टूडेंट्स अंदाजे से नहीं बनाता, दैट्स वाई मेजरमेंट में थोड़ी बहुत यहाँ पे एरर आ सकता है। ठीक है, ये तो ये है स्टूडेंट्स आपके पास पैराबोला, बिल्कुल ठीक बना है। यहाँ से इसका ये वर्टेक्स है, जहाँ से ये बेंड हो रहा है और अपवर्ड था। अब स्टूडेंट्स अगर आप इसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन पास करवाएं, फॉर एग्जांपल मैंने ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन इसमें से पास करवा दी, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो कितने पॉइंट्स पे कट कर रही है इस ग्राफ को, 2 पॉइंट्स। तो फंक्शन इज नॉट 1 to, तो ये फंक्शन क्या है, 1 to 1 नहीं है। ये 1 to 1 या बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है, इसको हम मैनी टू 1 कहेंगे। अब 1 to 1 फंक्शन ये क्यों नहीं है, क्योंकि 1 to 1 फंक्शन की तो कंडीशन ये थी कि हर नंबर के लिए एक अलग नंबर हो। जैसे कि अब हमारे पास y है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 5x है। अगर हम 1 पुट करें तो डिफरेंट आंसर आए, 2 पुट करें तो फिर कोई और आंसर आए, 3 पुट करें कोई और आंसर आए, यानी कि आंसर रिपीट नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जो फंक्शन है ये 2 वैल्यूज के लिए सेम आंसर दे रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर x की जगह -1 पुट करता हूँ तो y क्या बनता है, -1 का स्क्वायर -5 इंटू -1 विच इज 1 प्लस 5 विच इज 6। और अगर मैं x की जगह 6 पुट कर देता हूँ, सॉरी x की जगह 6 पुट कर देता हूँ, तब ये क्या बनता है, 6 का स्क्वायर -5 इंटू 6। ठीक है, दिस विल बी 36 माइनस 30 विच इज 6। तो इसका मतलब ये हुआ कि -1 और 6 ये एक ही वैल्यू पे जाके मैप हो रहे हैं। तो ये तो रेंज रिपीट हो गई। जब रेंज रिपीट हुई तो फिर ये मैनी टू 1 फंक्शन बन गया, ये 1 to 1 फंक्शन नहीं रहा। ठीक है, तो यहाँ टेबल से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये 1 to 1 नहीं है, 2 सेम आंसर आ रहे हैं। जैसा कि 2 पे भी -6 है, 3 पे भी -6 है, 1 पे भी -4 है, 4 पे भी -4 है। ठीक है, तो और अभी हमने 7 निकाला था, 7 पे भी 14 है, -2 पे भी 14 है। तो दैट्स वाई ऐसा फंक्शन 1 to 1 नहीं होता। ये इसका एग्जैक्ट ग्राफ है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये येलो ग्राफ्स मैंने आपके लिए बनाए हैं कि आपको अंदाजा हो जाए कि ग्राफ एग्जैक्ट इस तरह से बनते हैं। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है पार्ट नंबर 3, एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अगर हम इसको देखें तो ये अगेन हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है और क्वाड्रेटिक एक पैराबोला होता है और पैराबोला 1 to 1 नहीं होता। ठीक है, तो अगर हम इसको देखें y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है क्योंकि x प्लस 1 की एक्सटेंशन है। a 1 है, b 2 है, c 1 है। इसका वर्टेक्स अगर देखें तो वर्टेक्स क्या, सॉरी पैराबोला देखते हैं कि अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, तो ये अपवर्ड है क्योंकि a जो है वो पॉजिटिव है। सेकेंडली वर्टेक्स का h कंपोनेंट कैसे निकालते हैं, -b/2a, तो -2/2 इंटू 1 विच इज -1। अब f ऑफ -1 निकाल लें। ठीक है, तो ये बन जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 प्लस 1। सो ये आपके पास बनेगा 1 + 1 0। तो वर्टेक्स इसका क्या आ गया आपके पास, h और k, वो आ गया -1, 0। और डोमेन इसकी, क्योंकि ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, दैट्स वाई डोमेन रियल नंबर है और रेंज भी रियल नंबर है। ठीक है, तो अब स्टूडेंट जरा इसको प्लॉट करते हैं। तो इसका डाटा लिखते हैं। सबसे पहले डोमेन क्या थी इसकी, सेट ऑफ रियल नंबर है। ठीक है, ए क्या है, 1 है, बी 2 है, सी 1 है। वर्टेक्स क्या है, एच और के हैं। एच और के क्या निकाले हैं अभी हमने, -1, 0। पैराबोला अपवर्ड होगा। ठीक है, अब डेटाज में हमने, क्योंकि रियल नंबर्स हैं तो कुछ रियल नंबर्स लिए हैं और उनको प्लॉट करते हैं जिसमें हमने वर्टेक्स को शामिल किया है। वर्टेक्स -1, 0 ऑटोमेटिकली शामिल है। अगर कोई डेसिमल वर्टेक्स हो तो वो भी शामिल करना है आपने। तो ये वैल्यूज हैं हमारे पास फंक्शन में, बारी बारी हमने -5 से लेकर 4 तक पुट किए, तो ये आंसर्स मिले हैं। अब जरा इसको प्लॉट करते हैं। ये देखें, -5 के लिए +16 है, 15 ये 16 का ब्लॉक है।
-5 के लिए 16 हो गया, -4 के लिए ये 9 है तो यहाँ लगेगा, -3 के लिए ये 4 है तो यहाँ लगेगा, -2 के लिए ये 1 है, ये यहाँ लगेगा, और -1 के लिए ये 0 है तो यहाँ पे लगेगा। ठीक है, इसी तरह 0 के लिए ये क्या है, 0 पे ये 1 है, और 1 पे ये 4 है, 2 पे ये 9 है, 3 पे ये 16 है, और अगर 4 पे प्लॉट करें तो बात ऊपर चली जाएगी। तो दैट्स व्हाई पैराबोला का यहीं पे पूरा हो रहा है, इसलिए हम इसको यहीं तक रख रहे हैं। अब जरा इनको मैं मिलाता हूँ। ये चेक करें स्टूडेंट्स, ये है आपके पास पैराबोला। अब अगर इसमें से आप एक लाइन पास करवाते हैं, ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है, तो इसका मतलब कि ये 1 to 1 नहीं है, दैट्स व्हाई इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इनवर्स एग्जिस्ट कर सकता है अगर हम डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दें। अब देखते हैं कि इसका इनवर्स अगर हो तो क्या होगा और कैसे होगा। इंटायर डोमेन पे तो एग्जिस्ट नहीं करता। तो हम यहाँ पे, ये इसका एग्जैक्ट ग्राफ है बच्चों, देख लें, आपको नजर आ रहा होगा। और अब यहाँ पे हमने एक लाइन लिखनी है कि एफ ऑफ एक्स इज नॉट 1 to 1। ठीक है, दैट्स वाई इनवर्स डजंट एग्जिस्ट ऑन एंटायर, मुकम्मल डोमेन। इंटायर डोमेन पे तो नहीं निकलता इसका इनवर्स, निकल सकता है लेकिन अगर डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दें, ठीक है, रिस्ट्रिक्ट मतलब शॉर्ट कर दें, कम। ठीक है बच्चों, तो ये है इसका ग्राफ। अब जरा इसका इनवर्स निकालने की कोशिश करते हैं। वैसे नहीं निकलेगा इंटायर डोमेन पे, लेकिन अगर डोमेन को छोटा कर दें तो देखते हैं कि कैसा होगा। जी स्टूडेंट्स, हम अब इसका इनवर्स जरा फाइंड करते हैं। हमारे पास एफ ऑफ एक्स क्या था, एफ ऑफ एक्स था हमारे पास एक्स प्लस 1 का होल स्केयर। इनवर्स के लिए हम क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स को तो 1 रखते, वाई रखते हैं, तो यहाँ से जरा हम वाई की वैल्यू निकालते हैं टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड करके। तो यहाँ स्केयर रूट अगर लेते हैं तो यहाँ वाई पे रूट आ जाएगा और यहाँ पे एक्स प्लस 1 आ जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज स्केयर द रूट ऑफ वाई माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स, और एक्स इज इक्वल टू स्केयर द रूट ऑफ वाई माइनस 1, और x की जगह क्या लिख सकते हैं, एफ इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू y माइनस 1, और रिप्लेस y बाय x, तो ये बन जाएगा एफ इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1। तो बच्चों, इस फंक्शन का ये इनवर्स निकलता है, लेकिन इस फंक्शन की डोमेन क्या थी, इस फंक्शन की डोमेन तो पूरा सेट ऑफ रियल नंबर थी। लेकिन देखें, ये 1 to 1 इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसका जो इनवर्स है वो पूरे के पूरे रियल नंबर के ऊपर डिफाइन नहीं है, उसकी डोमेन अब छोटी हो गई है। अब आप मुझे जरा बताएं, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स क्या हो, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स एक्स। अब एफ इनवर्स एक्स तो आपके पास ये है, तो यहाँ पर एक्स के अंदर सिर्फ वही नंबर पुट हो सकते हैं जो 0 से ये बड़े हों, 0 या 0 से बड़े हों। ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं डोमेन ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स इफ एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज 0 to infinity और r positive. So f inverse of x is 1 to 1 on domain 0 to infinity। ठीक है, तो ये जो f इनवर्स x है जो आपने निकाला है, ये खुद भी 1 to 1 होगा इस डोमेन के ऊपर, लेकिन क्योंकि ये किसका इनवर्स है, इस फंक्शन का इनवर्स है, और इस फंक्शन की डोमेन क्या थी, सेट ऑफ रियल नंबर थी, और क्योंकि इसका जो इनवर्स है वो पूरे सेट ऑफ रियल नंबर पे नहीं था, इस वजह से हमने कहा कि ये 1 to 1 नहीं है। तो ऐसा नहीं होता कि कोई फंक्शन अगर 1 to 1 नहीं है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। देखें, एफ इन एक्स का इनवर्स एफ इनवर्स ऑफ एक्स एग्जिस्ट किया है, लेकिन जैसे ही एग्जिस्ट किया उसकी डोमेन छोटी हो, उसकी डोमेन फंक्शन वाली डोमेन नहीं रही, फंक्शन की डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर थी, लेकिन इनवर्स की डोमेन क्या आई है, पॉजिटिव रियल नंबर आई है। तो खाली ये कह के बात खत्म कर देना या स्टूडेंट को इतना कह देना कि फंक्शन 1 to 1 नहीं है इसलिए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि बुक में लिखा हुआ है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये स्टूडेंट के साथ ज्यादती है। स्टूडेंट को देखिए, टीचर किस लिए होता है, नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, तो ये नॉलेज हम आपको दे रहे हैं कि बुक में सिर्फ लिखा हुआ है कि फंक्शन इज नॉट 1 to 1
इफ देन इस इनवर्स इज नॉट एग्जिस्ट। तो फंक्शन अगर 1 to 1 ना भी हो तब भी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, लेकिन उसकी डोमेन जो है वो फंक्शन की डोमेन नहीं रहती, वो रिस्ट्रिक्टेड डोमेन हो जाती है, वो छोटी डोमेन हो जाती है। तो ये बच्चों आपके पास कॉन्सेप्ट इसका। ये हर क्वेश्चन में नहीं करेंगे, ये सिर्फ मैंने इस क्वेश्चन में आपको एग्जाम्पल के लिए बताया है कि अगर क्लास में आपसे टीचर पूछ लें तो इस तरह का ट्रिकी सवाल के फंक्शन अगर 1 to 1 नहीं है तब क्या तब भी उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर सकता है, तो जी हाँ आप कहेंगे जी हाँ कर सकता है, अगर उसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया, छोटा कर दिया जाए। ठीक है, तो ये है स्टूडेंट्स आपके पास इस एफ इनवर्स एक्स का ग्राफ, और अगर इसमें से आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन पास करवाएं तो ये खुद भी एक 1 to 1 फंक्शन है ऑन 0 to infinity। जी स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 4 पे। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8। ये एक क्यूबिक फंक्शन है, और क्यूबिक फंक्शन हमेशा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है क्योंकि हर वैल्यू के ऊपर इसकी वैल्यू बड़ी से बड़ी होती चली जाती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये आपके पास एक टिल्ट सी कर्व बनती है, और टिल्ट सी कर्व बनने का मकसद ये है कि ये भी आपके पास एक 1 to 1 फंक्शन होता है। चलिए इसका ग्राफ बनाते हैं और फिर देखते हैं कि ये 1 to 1 है या नहीं है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये इसकी डोमेन तो हमें पता है कि सेट ऑफ रियल नंबर होगी, क्योंकि ना ये अनडिफाइन हो रहा है ना आयोटा बन रहा है। ठीक है, और रेंज भी इसकी रियल नंबर होगी, तो हमने कुछ रियल नंबर्स लिए और उसके कोरस्पॉन्डिंग हमें कुछ रेंजेस मिली है। चलें प्लॉट करते हैं। -3 के अगेंस्ट हमें 35 मिल रहा है, ग्राफ मेरे पास 20 तक का है, दैट्स वाई मैं -3 को प्लॉट नहीं कर रहा। -2.5 के लिए हमारे पास 23.6 है, तो चले मैं यहाँ पे कहीं इसका डॉट लगा देता हूँ। ठीक है, -2 के लिए सॉरी ये -23.6 है, तो यहाँ पे इसका मैं डॉट लगाता हूँ, यहाँ नीचे आएगा, सॉरी यहाँ पे प्लस में नहीं, यहाँ नीचे आएगा। तो -2.5 के लिए -23.6, सो हेयर इज ही -23। अच्छा, -2 के लिए -16 है, ये 10 हो गया, ये 15 की लाइन है, और ये 16 हो गया। -1.5 के लिए -11 है, तो यहाँ लगेगा। -1 के लिए -9 है, तो यहाँ पे कहीं लग जाएगा। -0.5 के लिए -8.1 है, तो ये 8 वाले डॉट पे कहीं लगा देंगे हम। 0 के लिए ये खुद -8 है, तो 0 के लिए -8 में फिलहाल 8.1 है ना, तो यहाँ पे बिल्कुल 8 वाली लाइन पे ही लगेगा। 1 के लिए ये -7 है, यहाँ पे लग जाएगा। 1.5 के लिए -4.6 है, तो यहाँ पे कहीं मैं लगा रहा हूँ। 2 के लिए ये 0 है, यहाँ पे लगेगा। 2.5 के लिए ये 7.6 है, तो ये 7 वाली जगह लगा रहा हूँ। और 3 के लिए ये बच्चों 19 है, तो 3 के लिए मैं इसको यहाँ पे इधर प्लॉट कर रहा हूँ। अब बच्चों इसको ये देखें, ये एक कर्व सी टिल्ट सी कर्व बनी है। अगर मैं इसको मिलाऊं इन पॉइंट्स को, तो ये मेरे पास कुछ यूं बन रहा है। ठीक है, अब ये जो ग्राफ है, अगर मैं इसमें से कोई हॉरिजॉन्टल लाइन पास करवा भी देता हूँ, लेट्स से मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन पास करवा दी, तो ये एक ही पॉइंट पे कट कर रही है। एक ही पॉइंट पे कट करने का मकसद है कि ये अब एक 1 to 1 फंक्शन है। अब ये 1 to 1 है, तो फिर इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। तो चलें इसका इनवर्स एग्जिस्ट करवाते हैं। इसका इनवर्स निकालने के लिए हमने इसको y रखा है, और यहां से हम इसको y के लिए सॉल्व करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस -8 को मैं वहां ले गया, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, क्यूब रूट ऑन both sides. So this will become x is equals to cube root of y plus 8. तो x को हम f इनवर्स ऑफ y लिखते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट्स y plus 8, f इनवर्स ऑफ y will become x will become x plus 8। हमने क्या किया है, रिप्लेस किया है y by x। अच्छा, एक बात याद रखनी है बच्चों कि इसकी जो डोमेन है ना, वो आपके पास क्या होगी, डोमेन वो होगी सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर यहाँ तो रूट इन्वॉल्व है, ये स्केयर रूट नहीं है बेटा, ये क्यूब रूट है। क्यूब रूट के अंदर नेगेटिव नंबर भी एप्लीकेबल होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, लाइक मैंने क्यूब रूट निकालना है -36 का, तो देखिए आंसर आ रहा है, लेकिन जैसे ही मैं इस क्यूब को क्या करूंगा, स्केयर में चेंज कर दूंगा, अनडिफाइन हो जाएगा। अच्छा, खाली स्केयर में नहीं, अगर मैं इसको किसी और इवन नंबर से रिप्लेस कर देता हूँ लाइक 6, तब भी अनडिफाइन। लेकिन जैसे ही मैं इसको किसी और नंबर से रिप्लेस करता हूँ तो आंसर आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्यूब रूट्स या ऑड रूट्स, ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं ऑड रूट्स,
ठीक है, ये हमारे पास आंसर्स देते हैं। इवन रूट्स जितने होते हैं, स्क्वायर हो गया, फोर्थ हो गया, सिक्स हो गया, एट्थ रूट हो गया, ये सारे के सारे अनडिफाइन होते हैं, इनके अंदर में नेगेटिव एक्सेप्टेबल नहीं होता। जबकि जो ऑड रूट्स होते हैं, क्यूब रूट्स, सिक्स अपना फिफ्थ रूट, सेवंथ रूट, इनके अंदर आप नेगेटिव जो है वो लिख सकते हैं। तो इसकी डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर है, तो इसकी रेंज भी क्या होगी, वो भी आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर होगी। नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आंसर आ सकते हैं। चलें इसका ग्राफ बनाते हैं स्टूडेंट्स। इसका ग्राफ बनाने के लिए हमने कुछ रियल नंबर्स लिए हैं, -9 से लेकर +5 तक, जितने पॉसिबल हम ले सकते थे एक पेज पे, उनके रेलिवेंट हमने आंसर्स को निकाला। अब इनको प्लॉट करते हैं। देखिए -9 के लिए हमें क्या मिल रहा है, -1 मिल रहा है, तो -9 के लिए -1 यहाँ पे डॉट लगेगा। इसी तरह 8 के लिए 0 है, यहाँ पे आ जाएगा। 7 के लिए +1 है, तो 7 के लिए +1 यहाँ आ जाएगा। इसके लिए -6 के लिए 1.3 है, तो ये 1 है, यहाँ से 1.3 आ जाएगा। -5 के लिए 1.4 है, तो यहाँ पे लग जाएगा डॉट। इसके लिए -4 के लिए 1.6 है, यहाँ पे लगेगा। और -3 के लिए 1.7 है, तो 1.7 कितना बनता है स्टूडेंट्स, 1.5 से 2 डॉट्स ऊपर यहाँ पे लगेगा। ठीक है, और -2 के लिए 1.8 है, यहाँ पे लगेगा। इसके लिए 1.9 है, यहाँ लगेगा। और 2 के लिए 0 है, x 0 पे y 2 है, तो यहाँ पे लग जाएगा। 1 के लिए 2.1 है, 2 के लिए 2.2 है, 3 के लिए 3.3 है। ठीक है, 4 के लिए 2 सॉरी 3, 2 के लिए 2.1 के लिए 2.1 है, 2 के लिए 2.2 है। ठीक है, 3 के लिए 2.3 है, इसके लिए मैं यहाँ पे 2.4 लगा रहा हूँ। और 5 के लिए मैं 2.5 चलें लगा देता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप देख रहे हैं कि इन सारों को अगर मैं यूं मिलाऊं, तो ये मेरे पास कुछ इस तरह का ग्राफ बन रहा है। ठीक है, तो ये भी आपके पास क्या है, एक 1-to-1 फंक्शन है। सो दिस इज द बाइजेक्टिव फंक्शन हुज इनवर्सेस एग्जिस्ट एंड इनवर्स इज आल्सो 1-to-1। तो इसका ग्राफ आपको स्क्रीन पे एग्जैक्ट शो भी हो रहा होगा। अब हम चलते हैं इसके पार्ट 5 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 5 है हमारे पास। g of x इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई x। 4 डिवाइडेड बाई x, ये एक इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट 3 क्वेश्चन है। देखने में बहुत ज्यादा सादा है, डोमेन भी बहुत ज्यादा आसान है, रेंज भी बहुत ज्यादा आसान है। बट स्टूडेंट्स, ये आपके पास एक स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन है जिसका नाम है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला फंक्शन। ठीक है, फोनिक सेक्शन के अंदर आपने इसको पढ़ना है कि ये क्या होता है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि दिस इज दी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला फंक्शन। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, हाइपरबोला क्या होता है, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं, फिर हम डोमेन रेंज ऑफ फंक्शन की बात करेंगे। हाइपरबोला क्या होता है स्टूडेंट्स, ये देखें, ये हमारे पास एक प्लेन है, ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, हाइपरबोला है। ठीक है, इस तरह के दो कर्व्स, इसको हम हाइपरबोला कहते हैं। यानी कि इस तरह से ये भी हो सकता है, अच्छा ये भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा बच्चों, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कैसा होता है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ये होता है, ठीक है, कि जिसके जो कप्स हैं, ये जो कप्स हैं, ये एक्सिस के अंदर हो और बीच में एक्स और वाई एक्सिस अकेला हो, इसको हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते हैं, लाइक दिस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो उसकी जो इक्वेशन होती है वो इस टाइप की होती है, यानी कि फ्रैक्शनल फॉर्म 4 डिवाइडेड बाय एनीथिंग, दिस इज दी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ये कोई सादा सा फंक्शन नहीं है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है जिसको हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी कहते हैं। अब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है हमारे पास, तो हम सबसे पहले यहाँ पे इसकी डेफिनेशन भी लिखते हैं। फंक्शन y is equals to a by x is called rectangular hyperbola and in this x-axis and y-axis are asymptotes।
जी स्टूडेंट्स, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हमारे पास क्या है, एक ऐसा फंक्शन जो y इज इक्वल टू a ओवर x की फॉर्म में हो, इस कॉल्ड दी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और जिसके अंदर x एक्सिस और y एक्सिस एसिम्प्टोट्स का किरदार अदा करे। ठीक है, तो जब हम कॉनिक सेक्शन पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ डायरेक्ट्रिक्स, लेटर सेक्टम वगैरह क्या है, लेकिन फिलहाल जहां पे हम एसिम्प्टोट्स की बात करते हैं तो देखें इस तरह की जो कर्व्स हैं ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहलाती हैं, और ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाली लाइन है ये एसिम्प्टोट्स हैं, यानी कि ये जो कर्व्स की लाइंस हैं ये साथ साथ चलती चली जाएंगी लेकिन कभी एक्सिस को टच नहीं करेंगी। इसी तरह एक्स एक्सिस पे भी ये लाइन साथ साथ मूव करेगी लेकिन इसको टच नहीं करेगी। सो ये एक स्पेशल टाइप ऑफ डायग्राम थी, इसको हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते हैं स्टूडेंट्स, और ये भी हमारे पास क्या है, 1-to-1 फंक्शन है। ठीक है, अच्छा चलें जरा देखते हैं इसकी डोमेन क्या है। अब 4/x लिखा हुआ है तो यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाई x में आप 0 के अलावा सारे नंबर पुट कर सकते हैं, तो इसकी डोमेन होगी सेट ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट 0, और इसकी रेंज क्या होगी, आपके पास रेंज होगी इसकी सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो स्टूडेंट्स देख लें कि हमारे पास जो डायग्राम बनी है वो ये डायग्राम है। ठीक है, इनके पॉइंट्स के अरेंजमेंट आप बना लीजिएगा, लेकिन जनरल डायग्राम ये है इसकी। और अगर आप इसमें से कोई वर्टिकल लाइन पास कराते हैं तो वो एक ही पॉइंट पे कट करती है, इट मींस कि ये आपके पास क्या है, 1-to-1 फंक्शन है। तो अब इसके इनवर्स की बात करते हैं, इसका इनवर्स क्या होगा। जी स्टूडेंट्स, हमें इसका इनवर्स निकालना है तो हम y इज इक्वल टू 4/x रखेंगे, तो इसको x के लिए सॉल्व करेंगे। अगर हमारे पास y इज इक्वल टू 4/x हो तो हम x की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, x इज इक्वल टू 4/y, दिस इंप्लाइज f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू 4/y, और अगर हम रिप्लेस कर दें तो f इनवर्स ऑफ x क्या बन जाएगा, दोबारा से 4/x बन जाएगा। तो बच्चों देख लें कि इसका इनवर्स भी ये खुद ही है। अगर इनवर्स भी ये खुद ही है तो हम लिखेंगे कि अगेन ये हमारे पास क्या है, अगेन दी हाइपरबोला, ये अगेन हमारे पास एक हाइपरबोला, और इसकी जो फिगर है वो भी वही होगी जो पिछले डायग्राम की थी, और ये भी हमारे पास क्या है, वो हॉरिजॉन्टल लाइन को पास करता है, क्योंकि अगर हम इसमें से कहीं पे भी हॉरिजॉन्टल लाइन पास करवाएं तो वो इसको क्या करेगी, टच करेगी। अच्छा, कोई स्टूडेंट कहे कि सर अगर हम इसके ऊपर पास करवाएं तो ये इन्फिनिट डिस्टेंस है, इन्फिनिट छोटे छोटे मार्जिन हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी किसी न किसी तरह अगर आप माइक्रोस्कोपिक होकर देखें तो वो लाइन फिर भी एक ही पॉइंट को कट करेगी। तो ये तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि यस, both fx and f inverse x are 1-to-1। ठीक है बच्चों, ये है आपके पास इसका आंसर। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 6 है हमारे पास। पार्ट नंबर 6 अगेन हमारे पास एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। ठीक है, तो इसकी भी डोमेन हमारे पास क्या है, इसकी डोमेन हमारे पास ये होगी स्टूडेंट्स की ये चीज 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम 3x + 5 को 0 रखें तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, -5/3। तो बच्चों यहाँ हम हर रियल नंबर पुट कर सकते हैं एक्सेप्ट -5/3। तो रेंज इसकी सेट ऑफ रियल नंबर होगी, और ये भी हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। अगेन दी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला विद x and y axis एसिम्प्टोट्स। ठीक है, तो इसकी डायग्राम भी स्टूडेंट्स आपने इस तरह बनानी है, और ये भी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों लाइंस के टेस्ट को पास करता है। ठीक है, अब देखते हैं कि अगर ये 1-to-1 है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन को पास कर रहा है तो इसका इनवर्स क्या होगा और उसकी डायग्राम कैसी होगी। जी स्टूडेंट्स, अब हम इसका इनवर्स फाइंड करते हैं। इसका इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें इसको सॉल्व करना होगा। तो ये बन जाएगा आपके पास 3x + 5 × y इज इक्वल टू 1। अगर इसको मजीद सॉल्व करें तो ये बनेगा 3xy + 5y इज इक्वल टू 1। अगर मजीद सॉल्व करें तो 5y को वहां ले जाएं, 3xy इज इक्वल टू 1 - 5y, और ये बन जाएगा आपके पास y इज इक्वल टू 1 - 5x/3x। दिस इंप्लाइज f इनवर्स ऑफ y, सॉरी यहाँ पे y आ जाएगा, और यहाँ पे भी 5x नहीं है, ये भी 5y है। ठीक हो गई 5 इनवर्स ऑफ x, सॉरी y, अब इनवर्स है ना, तो f इनवर्स ऑफ y 1 - 5y/3y। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे रिप्लेस कर दें x को y से, तो f इनवर्स ऑफ x हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 - 5x/3x। ठीक है, तो इसका अगर हम ग्राफ बनाएं तो ये भी आपके पास एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही बनेगा, और इस ये भी आल्सो
passes the horizontal line test। ठीक है बच्चों, ये इसका ग्राफ है। अगर इसमें से भी आप कोई हॉरिजॉन्टल लाइन पास करवाते हैं तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट नंबर 7 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फोर बाई एक्स पावर 4+2। अच्छा, यहाँ पे अब कुछ कॉन्सेप्ट्स, कुछ बातें आपसे शेयर करना जरूरी है स्टूडेंट। सबसे पहले तो हम इसकी डोमेन देख लेते हैं। इसकी डोमेन आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर होगी और इसकी रेंज भी आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर होगी। ठीक है, लेकिन रियल कौन से होंगे? रियल पॉजिटिव होंगे। ठीक है, अगर आप कोई भी नंबर पुट करें तो 4 इवन पावर की वजह से उसको पॉजिटिव बना देगा और हमेशा पॉजिटिव आंसर आपके पास आएगा। ठीक है, और उसको हम पॉजिटिव रियल नंबर भी लिख सकते हैं या 0 to infinity भी लिख सकते हैं। अच्छा बच्चों, अब ये देखें कि ये हमारे पास कितने डिग्री की इक्वेशन है, फंक्शन है, ये डिग्री 4 की है। याद रखें कि इसकी जो डायग्राम है वो आपके पास कुछ यूं बनेगी, लेकिन आपके माइंड में पैराबोला का वर्ड नहीं आना चाहिए। पैराबोला हमेशा क्वाड्रेटिक के लिए बनता है और पैराबोला अपने वर्टेक्स से सडनली अपनी पोजीशन को चेंज कर लेता है। जैसे ही पैराबोला अपने वर्टेक्स को पहुंचता है, वर्टेक्स से सडनली उसका बिहेवियर जो है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ अगर इस डायग्राम को आप देखें तो इसका जो ये पेट है या इसकी ये जो शेप है, ये कुछ टाइम के लिए स्ट्रेट रह रही है। ठीक है, तो इसमें स्टीपनेस नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इसमें स्लोप बहुत कम है या स्टीपनेस बहुत कम है, जबकि पैराबोला जो है वो सडनली अपने वर्टेक्स पे आके मूव कर जाता है। तो ये पैराबोला नहीं है, बट सिमिलर टू पैराबोलिक शेप है। ठीक है बच्चों, इसको हम एग्जैक्ट पैराबोला नहीं कहेंगे। तो इससे एक बात साबित हुई कि पावर 4 पावर 6 का जो भी डायग्राम है वो कभी भी पैराबोला तो नहीं बनती। ठीक है, पैराबोला हमेशा क्वाड्रेटिक के लिए होता है। रीजन क्या है कि पैराबोला अपने वर्टेक्स पे पहुंचते ही सडन अपनी पोजीशन को चेंज कर लेता है। ठीक है, वहां पे एक नोक सी बनती है। ठीक है, जैसे एग होता है ना, अंडे की सरफेस आप देखें तो वो पैराबोलिक है, वो सडनली अपनी शेप को चेंज करता है, वो फ्लैट नहीं रहता थोड़ी देर के लिए। अच्छा, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर ये पैराबोला नहीं है तो फिर ये क्या? ये हम इसको इस तरह से डिफाइन करेंगे। इट लुक्स लाइक पैराबोला बट नॉट द पैराबोला, नॉट द पैराबोला because it is flatter near x is equals to 0। तो फिर अगर ये फ्लैटर नियर टू 0 है तो फिर ये क्या है? इट इज कॉल्ड, ऐसी शेप को हम क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड क्वाड्रिक। QUARTIC, लफ्ज गलत नहीं है, क्वाड्रिक नहीं है, इट इज क्वाड्रिक। ठीक है, क्वाड्रिक विच प्रोपोज फ्रॉम द लैटिन वर्ड, ये लैटिन वर्ड से निकला है और वह लैटिन वर्ड क्या है? क्वार्टर्स, QUAR, क्वार्टर्स। ठीक है, और 4 ये किसके लिए यूज होता है? 4 फोर्थ के लिए। ठीक है बच्चों, तो ये याद रखना है आपने कि इस तरह की डायग्राम को हम क्वार्टिक कहते हैं, जो कि क्वार्टस या फोर्थ से निकला है। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास 1 to 1 नहीं है, ये आपके पास एक 1 to 1 फंक्शन नहीं है। रीजन क्या है? अगर आप इसको प्लॉट करते हैं तो फिर ये 2 पॉइंट्स पे कट करता है और दैट्स वाई इसका जो इनवर्स है वो इसकी डोमेन के ऊपर एग्जिस्ट नहीं करता। अब अगर जहां तक इसके इनवर्स की बात है तो बच्चों इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, लेकिन या कर सकता है, लेकिन उसकी डोमेन क्या होगी? रिस्ट्रिक्टेड होगी। अगर मैं आपको इसका इनवर्स निकाल के बताऊं या आप खुद निकाल लें इसका इनवर्स, तो इसका इनवर्स आपके पास बनता है x पावर 4 इज इक्वल टू y माइनस 2, और फोर्थ रूट अगर हम ले लें तो x आ जाएगा फोर्थ रूट ऑफ y माइनस 2, और अगर हम इसको रिप्लेस कर दें f इनवर्स ऑफ y के साथ तो ये बन जाएगा इसके फोर्थ रूट ऑफ y माइनस 2, और रिप्लेस करें y को x से तो f इनवर्स ऑफ x निकल आया है। फंक्शन तो है ना, आंसर तो निकलेगा, लेकिन वो इंटायर डोमेन के ऊपर नहीं होगा। अब इसकी जो डोमेन है ना बच्चों, वहां पे आप 2 या 2 से बड़े नंबर पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी जो डोमेन है वो 2 से इंफिनिटी है। तो जबकि फंक्शन जो था हमारे पास उसकी डोमेन तो रियल नंबर थी, ये 1 to 1 होता
ठीक है, तो फिर इसकी भी डोमेन जो है वो क्या होती थी, रियल नंबर थी। अब क्योंकि फंक्शन 1 to 1 नहीं है, लिहाजा इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा इंटायर डोमेन पे। असल लफ्ज ये है, मैं ये समझता हूँ कि बुक में ये चीज मिस है। बुक में लिखा जाना चाहिए था कि अ फंक्शन इज नॉट 1 to 1, ठीक है, देन इफ अ फंक्शन इज नॉट 1 to 1 देन इट्स इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट ऑन द इंटायर डोमेन। तो ये लफ्ज जो है वो वहां पे मिस है। वहां पे सिर्फ ये लिखा हुआ है कि अ फंक्शन इज नॉट 1 to 1 देन इनवर्स डजंट एग्जिस्ट, जबकि उसके आगे ये होना चाहिए था डजंट एग्जिस्ट ऑन इंटायर डोमेन। तो देखिए इसका तो इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है और कर भी सकता है अगर हम इसकी डोमेन को क्या कर दें, रिस्ट्रिक्ट कर। ठीक है बच्चों, तो खैर हम उस बात में नहीं पढ़ेंगे। बुक वाले ने हमें सिर्फ कहा है कि आप बताएं कि फंक्शन 1 to 1 है, तो नहीं, ये 1 to 1 नहीं। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, g ऑफ x इज इक्वल टू 5। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास एक आसान सा फंक्शन है। याद रखें कि ये कांस्टेंट फंक्शन है और कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है, और स्ट्रेट लाइन होती है पैरेलल टू सर्टेन एक्सिस। अगर आपको y इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है, जो कि यहाँ पे y इज इक्वल टू 5 है क्योंकि gx हो fx हो उसको हम y रखते हैं। अगर y इज इक्वल टू 5 है तो इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगी जो x एक्सिस के पैरेलल होगा। अगर x इज इक्वल टू 5 है तो उसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगी जो y एक्सिस के पैरेलल होगी। तो ये इस तरह से इसके ग्राफ बनते हैं। ये कांस्टेंट फंक्शन है, इसकी डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर है और रेंज हमेशा आपको इसकी 5 मिलेगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे हमने कुछ वैल्यूज रखी हैं और हर वैल्यू के लिए हमारे पास आंसर 5 ही आ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम इसको प्लॉट करना चाहें स्टूडेंट्स, तो ये क्या है, ठीक है, ये हमारे पास 5 है। यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे हम इसकी वैल्यूज प्लॉट करते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5। अब जो भी वैल्यू हो वो सामने उसका डॉट यहाँ लगेगा, हर वैल्यू के लिए डॉट्स यहाँ लगते जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हर वैल्यू पे आंसर क्या है, 5 है। अब अगर आप इन पॉइंट्स को मिलाएं तो बच्चों ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन होगी जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन बनेगी। तो मैं फिर से अपनी बात रिपीट करता हूं, अगर आपको y दिया हो तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, ये पैरेलल का साइन है, और अगर x दिया हो तो y एक्सिस के पैरेलल ग्राफ बनेगा। तो ये छोटी छोटी बातें ये आपने याद रखनी है। तो अब स्टूडेंट्स ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसके ऊपर से कोई हॉरिजॉन्टल लाइन पास कराएं तो ये मैनी टाइम्स कट कर दी है एक पॉइंट के अलावा, ठीक है। तो ये फंक्शन मैनी टू वन फंक्शन है, ये 1 to 1 फंक्शन नहीं है। मैनी टू वन का मतलब ये है कि बहुत सारी वैल्यूज के लिए एक ही आंसर मौजूद है। यस, बहुत सारी वैल्यूज के लिए एक ही आंसर है, तो ऐसे फंक्शन को हम मैनी टू वन कहते हैं। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि दिस इज मैनी टू वन, दिस इज मैनी टू वन, मैनी टू वन फंक्शन। So, in other words, not 1 to 1, जे नॉट 1 to 1, ठीक है बच्चों। तो ये आपके पास क्या है जी, एक नॉट 1 to 1 फंक्शन। अब स्टूडेंट्स हम चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 9 है हमारे पास। इंटरेस्टिंग सवाल है, एब्सोल्यूट फंक्शन है। 1.3 के अंदर डिटेल में आपको इसकी डोमेन रेंज बताई गई थी कि एब्सोल्यूट फंक्शन की डोमेन तो सेट ऑफ रियल नंबर्स होती है, लेकिन इसकी जो रेंज है वो आपके पास पॉजिटिव रियल नंबर होती है, ठीक है। ये हमेशा आपको पॉजिटिव आंसर देता है, ये कभी नेगेटिव ग्राफ नहीं बनता, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने कुछ डोमेन्स ली हैं नेगेटिव से पॉजिटिव और उसकी रेंज हमें मिली है। यहाँ पे इसको प्लॉट करते हैं, -6 के लिए ये +6 रहेगा, इसी तरह -5 के लिए ये +5 है, -4 के लिए +4 है। चलते चलते यहाँ पे यूं डॉट्स लगेंगे, -1 के लिए ये +1 है, 0 के लिए ये 0 है, फिर 1 2 3 4 5 और ये 6। अगर हम इसको मिलाएं आपस में इन डॉट्स को, तो ये हमारे पास कुछ ऐसा फंक्शन बनेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसमें से अगर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन पास करवा दें, आप देख रहे हैं कि ये एक से ज्यादा पॉइंट्स पे कट कर रही है, दैट्स वाई ये फंक्शन 1 to 1 नहीं है। तो इसका भी जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट करता है, और अंडर रिस्ट्रिक्शन डोमेन के ऊपर इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, वो एक अलग बात हो जाएगी, हम ज्यादा उस डिटेल में नहीं जाते। तो सिंपल सी बात है कि ये एक इनवर्स 1 to 1 फंक्शन नहीं है। और अगर आप इसके एग्जैक्ट ग्राफ को देखना चाहें तो इसका एग्जैक्ट ग्राफ ये है। तो स्टूडेंट्स, मेरा मकसद यहाँ पे आपको सिर्फ ये कॉन्सेप्ट देना था कि आप अपने माइंड में इस बात को नोट कर लें कि एक फंक्शन अगर 1 to 1 ना भी हो तब भी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है अंडर सम रिस्ट्रिक्टेड डोमेन।
ठीक है, और उसकी एग्जांपल भी मैंने आपको 2-3 क्वेश्चंस में दी है। लेकिन हमने क्योंकि बुक के अकॉर्डिंग चलना है, तो बुक में हमें ये कहा गया था कि अगर एक फंक्शन 1 टू 1 नहीं है, तो फिर आपने उसका इनवर्स फाइंड नहीं करना या उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता ऑन एंटायर डोमेन। तो आप मेरे कहने पे एक छोटा-सा काम करें, अपनी बुक में जहाँ ये वर्डिंग लिखी हुई है कि इफ अ फंक्शन इज नॉट 1 टू 1 देन इट्स इनवर्स डजंट एग्जिस्ट, उसके आगे एक लाइन लिख लें ऑन एंटायर डोमेन। ठीक है, तब आपकी बात सारी क्लियर हो जाएगी। तो ये था स्टूडेंट्स आपके पास आज का लेक्चर एक्सरसाइज 1.4 का। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अब आपके साथ मुलाकात होगी एक्सरसाइज 1.5 के लेक्चर में। तब तक अपना अपने पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।